मैं श्याम मानव चैनल को मैनेज करता हूँ, उसके कोर्सेज़ जो रहते हैं उनको मैनेज करता हूँ। साथ ही अ, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इन कोर्सेज़ के फैसिलिटेशन करना। यानी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको इन कोर्सेज़ को समझने में मदद करना, उनके सवालों के जवाब देना और इन कोर्सेज़ में जो भी हमने सीखा है, वो जब हम अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तब अगर कोई कठिनाई आती हो तो उन पर आपसे चर्चा करना। तो एक कोर्स फैसिलिटेटर के तौर पर मेरा एक रोल है। तो इसी नाते हम ये सवाल-जवाब सेशन लेते हैं। अभी ये रेगुलरली नहीं हुआ, अभी आपके मैसेज में आपने पढ़ा होगा कि फिर अगले 2 हफ्ते नहीं होगा वगैरह, ऐसा नहीं है। वो गलती से वो मैसेज में आ गया है। हम रेगुलरली हर हफ्ता ये सवाल-जवाब सेशन लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सवाल-जवाब सेशन। आप 3 तरह से सवाल पूछ सकते हैं। आप चैट में सवाल लिख सकते हैं, जो गूगल मीटिंग की चैट होती है, उसमें अपना सवाल लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है आप अ अ अपना माइक ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं और तीसरा तरीका है आप कैमरा ऑन करके वीडियो पर आकर भी सवाल पूछ सकते हैं। पर अगर आप कैमरा ऑन कर रहे हैं, वीडियो पर आ रहे हैं, तो ये याद रखिए कि एक आप ऑफ़िशियल या एक क्लासरूम में आ रहे हैं, तो उस तरह से आपने बराबर कपड़े पहने हैं, बैकग्राउंड वगैरह ठीक है। ये सारी बातें देखकर ही कैमरा ऑन करें। ओके, तो चलिए दोस्तों आपके कुछ सवाल हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं या ऑडियो पे भी पूछ सकते हैं। अगर ऑडियो में आपको सवाल पूछना है, तो ये रेज़ हैंड का जो ऑप्शन होता है आपको शायद दिखता होगा या तो आप डायरेक्ट अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। यस। गुड गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मैं सुमित सुमन सर सहारनपुर से। हाँ। जी, जी, बोलिए। अच्छा सर, एक तो ये बात पूछनी थी कि मान लीजिए सी कोर्स में अगर एडमिशन के लिए जी, अप्लाई करते हैं तो कितने दिन बाद होते रहते हैं सी कोर्स? सी कोर्स तो पूरी तरह से ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। अच्छा ठीक है सर। जी। अच्छा, एक जानकारी हो सर। अच्छा, एक आदमी हुए हैं सर ऐड करके आशी, शायद आपने नाम सुना होगा अमेरिका में। जी, जी। तो वो तो सुना है सर, बहुत भविष्यवाणी की उन्होंने, बहुत लोगों को उपचार किया है सर। तो क्या वो सही में भविष्यवाणी करते थे या मतलब भ्रम है सर? जी, जी। वैज्ञानिक रूप से तो ये साबित हुआ कि ऐसी कोई भविष्यवाणी की नहीं जा सकती। अ, अगर आप ज्योतिष शास्त्र पे कोई सवाल आपके हैं, तो आप श्याम मानव चैनल ज्योतिष शास्त्र ऐसा ढूँढिए, आपको यूट्यूब पे हमारे मानव सर के डिटेल में वीडियो है, कि जो भी कभी हाँ जी सच सर, हाँ जी निकलता है, कभी-कभार वो क्यों निकलता है। यानी इससे ये कैसे साबित नहीं अच्छा। होता कि ज्योतिषियों को कुछ पता हो सकता है भविष्य का। तो भविष्यवाणियाँ हाँ अगर जी सर, मैं थोड़ी वीडियो बहुत सही देखकर तो निकलती है तो क्लियर है। उनको वो सच लगने लगता है। तो वो क्यों सही नहीं है हाँ जी पूरा सर, वो पता है तो कि मैंने। जी, बोलिए। यस सर, यस। वो देखी है सर वीडियो, सही बात है। जी, जी, ओके ओके सर, धन्यवाद सर। जी। ओके। यस, बाबूलाल जी आपको सवाल यानी आपको कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज़। बाबूलाल केवट जी। यस, आपने हाथ ऊपर किया था या अरुण इंगोले जी, आप भी पूछ सकते हैं कुछ। नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जी। एक कोर्स खत्म होने के बाद बी कोर्स हमने कौन से समय में स्टार्ट करना चाहिए? मतलब एक कोर्स पे कितनी अपनी पकड़ होनी चाहिए, उसके बाद हम एलिजिबल है बी कोर्स के लिए सर? जी, जी। अभी वैसे तो मानव सर ने खुद ही डिसाइड किया कि ए कोर्स में हम वो कितना सिखाएँ, बी कोर्स में कितना सिखाएँ। और ए कोर्स को डिज़ाइन करते वक़्त उसके पीछे सोच ये थी कि जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है या प्रैक्टिकल जो भी इस्तेमाल सम्मोहन के किए जा सकते हैं, वो इंसान ए कोर्स करने के बाद कर पाए। तो सम्मोहन के जो भी फ़ायदे एक इंसान को मिलते हैं, वो लगभग सारे प्रैक्टिकली जो पार्टिसिपेंट होते हैं कोर्स ए के वो उठा सकते हैं, उतना सिखा दिया गया है कोर्स ए। कोर्स बी में है कि उसके पीछे की थ्योरी, उसके पीछे का साइंस और कुछ एडिशनल टेक्निक्स भी उसमें सिखाए गए हैं, जो हेल्थ के वगैरह काम में आते हैं, ऐसे एडिशनल टेक्निक। यानी ऐसा नहीं कि कोर्स बी ना करो तो हेल्थ का आपका रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा या फ़ायदा नहीं।
तो वैसा वो डिवीज़न है। तो दोनों तरह से अब पुराने ज़माने में जब ये फिज़िकली कोर्स होते थे, सलाउद्दीन जी आपका कैमरा ऑफ कर लीजिए। पुराने ज़माने में जब ये होता था कि कोर्सेज़ हम एक-एक शहर में जाके कोर्सेज़ लेते थे। तब तो ऐसा होता था कि एक हाँ, तो वो 6 महीना 1 साल बाद ही कोर्स होता था, तो कोर्स भी करना है किसी को तो वो वक़्त लग ही जाता था, कोर्स को वो इस्तेमाल ही करता। पर जब से ऑनलाइन हुआ है, आप दोनों तरह से कर सकते हो या 3-4 महीना आप कोर्से करने के बाद अच्छे से कोर्से में जो सीखा है उसको इस्तेमाल करना शुरू करो, इम्प्लीमेंट करो और फिर कोर्स भी में एडमिशन लेके कोर्स भी को सीखो। तो आप पे है किस तरह से आप करना चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों अच्छे से सीख लिया और दोनों एक साथ में इस्तेमाल कर रहा हूँ या नहीं मैंने प्रैक्टिकल में जो भी सीखा है उसको अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ ताकि मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस आ रहा है इस पे, फिर मैं थ्योरी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप पे है ऐसा, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सर और एक क्वेश्चन मेरा कि जी, अगर समझो मैंने एक बार एक कोर्स का वीडियो सारे मैंने देख लिए तो मुझे थोड़े वक्त के बाद 15 दिन के बाद 10 दिन के बाद मुझे फिर से अगर देखना रहा सारे वीडियो फिर जी। से उसी मेथड में तो मैं देख सकता हूँ या नहीं सर? नहीं 1 महीने तक जो आपने एडमिशन लिया है तब से 1 महीने तक तो आप देख ही सकते हैं 2 बार, 3 बार कितने भी बार देख ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, जी। ज़ीब्रा नाम दिख रहा है मुझे, उनको कुछ सवाल पूछना है तो यानी जो भी नाम है अभी वो भी बताइए आपका? सर जी जी, नमस्ते, मेरा नाम सुश्रित गुप्ता है, मैं जी, नागपुर से हूँ। जी। जी सर। सर जैसे सर बोलते हैं सिर्फ़ मैंने ऑडियो ऑन किया है। जी। अ, प्लीज़ सर बोलिए। बोलते हैं कि सेल्फ सजेशन दीजिए। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, हाँ, बिल्कुल। जी सर। सर कहते हैं कि सेल्फ सजेशन दीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। होता ये है कि जैसा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, हम लोग नेगेटिव सजेशन दे माने आ जाते हैं, नेगेटिव विचार और मन में आ जाते हैं कई बार, हुँ, वो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे सजेशन देना है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है हुँ, और मन में चलता है, "काहे का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? तू तो तेरा तो और लो हो रहा है।" यानी इस तरीके से उल्टा नेगेटिव सजेशन कभी-कभी दिए जाते हैं, तो वो क्या उससे कोई साइड इफ़ेक्ट यानी गलत बात हो जाती है? जी, ओके, जी। ठीक। मन में तो एक बार तय कर लो कि जो आपने पहले से तय किया है, जो मन में पहले से आपके हुँ, तय है सजेशन देने का, उसके लिए हम हुँ, कहते हैं कि आप स्क्रिप्ट भी लिख लो उसका, उसे बोल के देखो। हुँ, हुँ, अगर आप ऑडियो जो दिया गया है आपको A3 उसके साथ अगर आप हुँ, सजेशन देने की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें बराबर 3 हुँ, मिनट में हो रहा है कि नहीं मेरा बोल के सजेशन, ऐसा बोल के भी देखो। तो ठीक से स्क्रिप्ट लिखो, उसे बोल के देखो, उसे फिर याद करो अच्छे से और मन में ये तय करो कि ये जो मैंने लिख के याद किया है, यही सजेशन, बाकी जो मेरे मन में आता है वो विचार। तो भले ही आप दोनों चीज़ें मन में वो आ रही है, कि एक सजेशन मन ही मन में आप दे रहे हो खुद को और दूसरा कुछ विचार आ रहे हैं। उनमें एक फ़र्क करना है, ऐसा हमने खुद के दिमाग को बता देना है। वैसा सजेशन ही खुद को हुँ, देना है, ओके? और हुँ, वैसा विजुअलाइज़ करो, केवल सजेशन मत दो। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये विजुअलाइज़ करना है। जब हम विजुअलाइज़ करते हैं तो और कंसंट्रेशन भी होता है और वैसा ही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में भी चलने लगता है। तो हुँ, उसके कारण रिज़ल्ट मिलते हैं। समूह में करने से और रिज़ल्ट मिलते हैं। तो कॉन्फिडेंस बढ़ना है कैसे विजुअलाइज़ करना है, तो वो अपने आप विजुअलाइज़ हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस का लेवल जी, आपका बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है। ये जो बोले गए हैं सजेशन, जो भी पॉजिटिव सजेशन आप दे रहे हो, वो होते हुए विजुअलाइज़ भी करना है आपको कि वैसा बदलाव आप में हो रहा है। तो जब आप विजुअलाइज़ करोगे सजेशन के साथ में, तो फिर ये नेगेटिव वाला बात नहीं आएगी और मन में ये भी डिमार्केशन कर देना है या फ़र्क बता देना है दिमाग को, कि जो मैंने तय किया, जो मेरे स्क्रिप्ट में लिखा, वो सजेशन है, हुँ, बाकी जो आ रहा है वो मेरे मन के विचार। वो विचार तो पॉज़िटिव नेगेटिव जैसे आते वो आते आएँगे, ठीक है? पर हुँ, सजेशन वही है जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखा था और याद किया। इसलिए वहाँ से जो आ रहा है, यानी स्क्रिप्ट में से जो बातें आ रही है, वो सजेशन है, ऐसा दिमाग को खुद के बता दीजिए, ठीक है? सर सर एक और सवाल था। जी। जी। सर पास्ट की बातें ज़्यादा याद आती है। हुँ, पास्ट की जो भी है रिग्रेट्स है, पास्ट का जो कुछ भी है, तो पास्ट की चीज़ें ज़्यादा मेमोरी में आती है, रोज़ आती है। हुँ। तो
उस तरीके से यानी ध्यान करते वक्त भी कुछ मेमोरी में चलता रहता है, ज्यादातर पास्ट ही चलते रहता है, तो उसका उसको यानी आज के करंट लाइव लाइव में जीने के लिए जो अपना है कि भाई इस मोमेंट को जीने के लिए उस तरीके से उससे बाहर निकलने के लिए किस तरीके से प्रोग्राम जी। करें। जो जी। पास्ट के बारे में विचार आते हैं हमारे मन में कई बार, फिर से रिपीटेटिव, तो पास्ट में जो विचार आते हैं उनको हमें ट्रीट करना है नेगेटिव थॉट के। अब पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग ये टॉपिक हुआ है आपका कोर्स में, तो जी। इसको नेगेटिव थॉट की तरह ट्रीट करना है ना? कि ये नकारात्मक सोच है मेरी। नकारात्मक सोच के लिए किस तरह से सजेशन देना है, सजेशन कौन से देने हैं, कैसे देने हैं, उसके लिए साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल करना है, वो कैसे करना है, ये आपने कोर्स में सीखा है। कोर्स के नोट्स में भी उसका डिटेल में जवाब दिया गया है या वो सजेशंस लिख के दिए गए। तो वो स्क्रिप्ट को आप ठीक से याद रखिए। नकारात्मक सोच की बजाय आप वहाँ पे पुरानी बातें याद करना या पुराने बातों के बारे में इसको भी आप बोल सकते हो, वो शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हो। उस तरह से आप सजेशन जी सर। दीजिए, साइको फीडबैक मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अब जैसे इसे नेगेटिव थॉट क्यों कहेंगे? ये नेगेटिव थिंकिंग यानी क्या? पॉजिटिव थिंकिंग यानी क्या? तो मेरे मन में कोई विचार आ रहा है, वो अगर इमेजिनरी विचार, कल कल्पनाएँ हैं केवल, जो कोई रियल चीज़ों के बारे में नहीं, वो पूरा नेगेटिव थॉट। मेरे मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है जो भले ही रियल हो, पर उसके कारण मुझमें मेरे मन में कोई नेगेटिव भावना पैदा हो या मेरी कोई नेगेटिव एक्शन पैदा हो रही है या उसके कारण कुछ करने का मेरा उत्साह कम हो रहा है। मैं कोई एक्शन पॉजिटिव एक्शन बनने से रुक रही। यानी ऐसा कोई विचार अगर वो इमेजिनरी रहा तो नेगेटिव है, पर अगर रियल है और फिर भी अगर भावना नेगेटिव बना रहा है, मन में एक नेगेटिव भावना आ रही है, गुस्सा आ रहा है बिना वजह, दुःख हो रहा है, टेंशन हो रहा है, ये सारा नेगेटिव भावना है। ऐसा अगर मेरा हो रहा है, तो वो विचार नेगेटिव है। या उस विचार में से मेरी कोई नेगेटिव क्रिया बन रही है, कोई एक्शन मैं नेगेटिव कर रहा हूँ, तो वो विचार नेगेटिव है। या उस विचार में से मैं निष्क्रिय बन रहा हूँ, मुझे कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं उत्साह मेरा कम हो रहा है, तो फिर वो नेगेटिव विचार, ठीक है? तो हमको ये नेगेटिव विचार इसलिए कहना पड़ता है कि पास्ट के बारे में हम कितना भी सोचें, पास्ट के हमारे कुछ रिग्रेट होते हैं, पास्ट के बारे में हमको कुछ याद आते रहता है। अगर पास्ट में हमने कोई गलतियाँ की है, वो फिर से याद करना, इसका कोई फ़ायदा है क्या इंसान को? आप देखेंगे तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम पास्ट में जाके खुद को बदल नहीं सकने वाले। इसलिए जो भी हमने गलतियाँ की हो, कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, पर हमको एक बात समझनी चाहिए कि उसके बारे में सोच के कोई मतलब नहीं है। गलतियों के बारे में सोचना केवल उतना ही चाहिए कि ठीक है, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ? मेरी क्या गलती हुई समझ लो, क्यों हुई समझ लो। इसके आगे न गलती न करना यानी क्या करना चाहिए मैंने, ये हमने समझ लेना चाहिए। तो पास्ट से सीखने के लिए केवल 1-2 बार उसके बारे में सोचना है, इसमें कोई मतलब है। वरना कितना भी बड़ा गुनाह आपने पहले किया हो, उसके बारे में सोचते बैठने में कोई मतलब नहीं। उससे सीख लो, आगे वो गलतियाँ मत करो, यही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये एक एटीट्यूड हमको खुद में पॉजिटिव एटीट्यूड लाना है। इसलिए पास्ट के बारे में जो फिर से विचार आते हैं, उसको हमने नेगेटिव थिंकिंग समझना चाहिए, नकारात्मक सोच समझना चाहिए और उसके लिए साइको फीडबैक मेथड के द्वारा सजेशन दें। ठीक है? जी सर। थैंक यू। हेलो ओके। सर। हेलो सर। हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ सर, मैं विजय कृष्णा बोल रहा हूँ हाँ, सर। विजय जी, बोलिए। हाँ सर, कैसे हैं सर? जी, एकदम बढ़िया। ठीक सर, मेरा सर एक्चुअली प्रश्न है सर जी, कि मन में आने वाले हर विचार का अगर उत्तर नहीं मिलता है तो एंग्जाइटी टेंशन से कैसे दूर रहेंगे? क्या सम्मोहन से पॉसिबल है? कोर्स ए और बी किया हूँ सर। हुँ। और सर दूसरा क्वेश्चन है सर थोड़ा सा कि दो आजकल सर बहुत सारा किताबें देखे जाते हैं सर, क्या उससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? जी, थोड़ा साइंटिफिक क्वेश्चन है सर। जी। सर द कॉन्क्विस्ट ऑफ जो हैप्पीनेस का साइंटिफिक बुक है सर, जो आपने
मानव सर से पूछा था, तो मुझे कन्फ्यूजन हो गया कि द कन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस का साइंटिफिक बुक है जो रसेल ने लिखा था। जी, अभी हैप्पीनेस जब हम बोलते तो साइकोलॉजी में बात आती है ना? तो हुँ, साइकोलॉजी इस टॉपिक को हमने पूरी तरह से साइंस में नहीं पकड़ते, हम उसको हम आर्ट्स में भी पकड़ते हैं। हुँ, इसके पीछे का कारण क्या है कि अ, एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है वो साइकोलॉजी का। तो उसमें वो हुँ, हर चीज़ जो उन्होंने बोली है, वो हर चीज़ हुँ, साइंटिफिकली प्रूव हुई क्या हम बता नहीं सकते। बट बर्ट्रांड रसेल जो है वो एक साइंटिफिक सोचने वाले इंसान थे, लॉजिकल सोचने वाले इंसान थे। तो उन्होंने जो बातें बोली है, उसको हम दर्शन का हिस्सा बोल सकते हैं, फिलॉसफी का हिस्सा बोल सकते हैं। पूरी तरह से साइंटिफिक ही बोलना सही नहीं होगा। उसमें से क्या साइकोलॉजी में प्रूव हुआ, जैसे कि अभी साइकोलॉजी में बहुत बड़ा नाम हमको पता है फ्रॉइड। तो फ्रॉइड जो थे, वो बहुत उनको माना जाता है कि साइकोलॉजी में नंबर 1 अगर किसी का नाम लेते हैं तो कार्ल जंग का लेते हैं, सेकंड फ्रॉइड का लेते हैं। क्योंकि फ्रॉइड ने ही पहली बार साइकोलॉजी के बारे में इतनी अलग-अलग चीज़ें, इतने ब्रांचेस उन्होंने सोचे और उस तरह से बहुत आगे वो लेके गए। और आज साइकोलॉजी जैसे-जैसे आगे बढ़ी, तो वैज्ञानिक रूप से हमको पता चला कि उन्होंने बोली हुई कई बातें गलत। भले ही उनके काम के कारण साइकोलॉजी बहुत आगे गई, पर उन्होंने जो कुछ मुद्दे बोले, वो पूरी तरह से गलत बाद में साबित होते गए। इसलिए जो रसेल जी ने बोला, उनकी जो किताब है, उसमें की भी हर चीज़ को हमने जाँच लेना चाहिए, साइंटिफिकली है कि नहीं। तो ऑफ ठीक है? कोर्स ए और बी किया हूँ सर, तो उसको मन में नेगेटिव विचार आता है, तो क्या एंग्ज़ायटी टेंशन से उससे रिलेट करता हूँ, जो ताकि सम्मोहन के द्वारा क्या है पॉसिबल है, क्या मतलब कि हर विचार को हैप्पीनेस से रिलेटेड जोड़ देता हूँ। तो जी। क्या इस कोर्स बी में किया हूँ गहन, तो पता चलता है कि नींद आने लगता है, थोड़ा आलस लगता है, तो क्या इससे कैसे दूर हो सकता है सर? और हैप्पीनेस भी कायम रहे? जी। हर जब हम विचार करते हैं, हर वक़्त आप देखोगे तो कोर्स भी आपने सीखा है अभी। हुँ, हमको पता है कि कोर्स बी में हमने सीखा कि एक लिम्बिक सिस्टम हमारे ब्रेन में होती है हुँ, और जब भी कोई यानी सिग्नल ब्रेन के अंदर जाता है या बाहर आता है, जो भी हम करते हैं या होता है, इन सब में या तो हम कोई पॉज़िटिव सिग्नल जागरूक होता है, नहीं तो नेगेटिव सिग्नल। यानी खुशी का सिग्नल कोई जागरूक होता है, नहीं तो दुःख का सिग्नल कोई जागरूक। हर क्षण होते रहता है। तो ये जो आप बोल रहे हो कि हर क्षण हैप्पीनेस के बारे में सोच होती है, ये तो सही बात है। कि हर क्षण कोई न कोई या तो हम हर हर चीज़ जो हम कर रहे हैं, जो हो रही है, उससे या तो हम और हैप्पी हो रहे हैं या तो और दुखी हो रहे हैं, ठीक है? अब ये दुःख यानी हम नॉर्मल साइकोलॉजिकल दुःख बोल रहे हैं या इमोशनल दुःख बोल रहे हैं वैसा मत समझो। फिज़िकली ये दुःख हमको हो रहा है, यानी साइकोलॉजिकल दुःख हो रहा है, इमोशनली वैसा दुःख मत समझिए उसको, कि किसी चीज़ का दुःख हो रहा है। अब जैसे कोई खाना खाया, वो पसंद आया तो मैं खुश हो जाऊँगा और वही काम मुझे पसंद नहीं आया वो खाना, तो मैं दुखी हो जाऊँगा। जो टेम्परेचर है हमारे अगल-बगल में, वो अगर कंफर्टेबल होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और वही अगर मुझे कोई गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है, तो वो मैं खुशी मेरी कम हो जाएगी, है ना? इस तरह से हर चीज़ आप देखोगे, स्मेल अगर अच्छा आ रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा, स्मेल अगर अच्छा नहीं आ रहा है कुछ तो मुझे बुरा लगेगा या खराब लगेगा। तो हर चीज़ जो चल रही है, पेट अगर मेरा हेल्दी है, ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा, खाली-खाली या हल्का लग रहा है तो। वही अगर पेट खराब है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई अगर हमको पेन हो रहा है कहीं शरीर में, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वही अगर अच्छे से आराम हो चुका है, रिलैक्स हूँ मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए हर चीज़ के कारण हमारे ब्रेन में हर समय या तो हम खुश होते जा रहे हैं या दुखी होते जा रहे हैं। यानी ये दोनों सिग्नल जिसे कहते हैं कि कौन-सा पार्ट एक्टिवेट होता है। खुश होने को हम थोड़ा-सा एक टेक्निकल भाषा में बोलना है तो रिवार्ड फंक्शन बोलते हैं। दुःख होने को हम कैसे टेक्निकल क भाषा सर में पनिशमेंट फंक्शन। सर कैसे करें ताकि तो रिवार्ड हर चीज़ फंक्शन हमारे जागृत लिए रहे? अ, रिवार्ड फंक्शन या तो जागरूक करती है या तो पनिशमेंट जागरूक करती है। लेकिन पनिशमेंट फंक्शन। कैसे करें जिससे हमेशा रिवार्ड फंक्शन जागृत रहे? ऐसा अगर करने लगे तो वो इंसान पागल हो जाएगा। क्योंकि हमेशा हुँ, रिवार्ड फंक्शन हर चीज़ के लिए जागरूक होना, ये तो कोई सही बात नहीं है ना। पनिशमेंट फंक्शन क्यों जागरूक होने की ज़रूरत होती है? कि वो चीज़ हम ना करें।
जैसे अभी आपने आँख में हाथ डाल दिए, तो आपको दर्द होगा, पनिशमेंट फंक्शन जागरूक होगा, आप वो हाथ रोको, इसके लिए पनिशमेंट फंक्शन ज़रूरी है। आपने लोगों से झगड़ा किया, उससे हमको अच्छा नहीं लगता है, यानी पनिशमेंट फंक्शन जागरूक होता है, एंग्ज़ायटी बढ़ जाती है। वो नहीं होगा, तो क्या होगा? आप और झगड़े करो, आप और मारा यानी पीटोगे किसी को, वो आपको पीटेंगे, इससे क्या होगा? आपका नुकसान होगा। तो ये जो सोच है आपकी कि हैप्पीनेस ही होना चाहिए, केवल हैप्पीनेस होना चाहिए, ये कोई हेल्दी बात नहीं। ओवरऑल हम हैप्पी हो, यानी मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कहाँ है, इस चीज़ को लेकर मैंने खुश होना चाहिए, ये बात अलग है। और हर समय मुझे हैप्पी ही लगे, ये कोई सही बात नहीं। आपको खाना पसंद है तो हर समय केवल खाते रहो तो क्या होगा? तो हमने ये देखना है कि मूड भी अच्छा रखने के लिए हमको एक हैप्पीनेस की मिनिमम लेवल की हैप्पीनेस की ज़रूरत होती है। पर आप बोलोगे कि केवल हैप्पी ही रहना है, हर समय मुझे हैप्पी ही रहें, तो फिर क्या हो जाएगा कि उसका भी अच्छा लगना बंद हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो जो बिल्कुल लोग सर। ऐसा हम देखते हैं कि वो हैप्पीनेस को बहुत ढूँढते रहते हैं, उनको नहीं मिलेगा वो, क्योंकि यानी वो उसकी आदत हो जाएगी। अब जैसे आपको आज पार्टी करने को अच्छा लगता है, पर पार्टी अगर रोज़ करने लगो, 10 दिन पार्टी कर रहे हो, अच्छा उतना ही लगेगा क्या जितना अगर आप हफ्ते में 1 बार पार्टी करते थे, 2 हफ्ते में 1 बार पार्टी करते थे। तो 2 हफ्ते में जब एक बार पार्टी करते हैं तो उसमें हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। वही अगर रोज़-रोज़ करने लगे तो कुछ दिनों में वो पार्टी का मज़ा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा भी होता है। तो ये हर चीज़ के लिए लागू होगा। आप जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो हर चीज़ के लिए लागू होगा। तो आपको साइकोलॉजी कैसी बनानी है कि मैं ओवरऑल हैप्पी हूँ, ओवरऑल समाधानी, वो जिसे हम कहते हैं कि सैटिस्फाइड, है ना? तो एक और शांति है दिमाग, ये हमको अचीव करना है, कोर्स ठीक है? ए में तो ये जो कोर्स आप ए। सोच रहे हो कि हर चीज़ से मुझे खुशी ही केवल मिलती रहनी चाहिए ज़िंदगी में, ये कोई अच्छी साइकोलॉजी नहीं हो गई या अच्छा उद्देश्य नहीं है। ये करने से वो सारी खुशियाँ कम हो जाएँगे फिर। तो हम जो इतने पसंद नहीं वो काम करते हैं कि जैसे अभी मेहनत करना सबको पसंद ही होता है, ऐसा नहीं है, काम करना पड़ता है फिर भी। तो वैसे भी हम काम करेंगे, जो ज़रूरी है ऐसे काम करेंगे, हर ज़रूरी काम पसंद थोड़ी आता है। अब सफाई करना घर का सबको पसंद नहीं आता पर करनी तो पड़ेगी। ब्रश करना सबको पसंद नहीं आता पर करना तो पड़ेगा। तो बिल्कुल सर। ऐसे भी काम हम करेंगे और तब उसके बीच-बीच में कुछ ऐसे काम करेंगे कि जिससे मुझे खुशी मिलेगी। तब हम ज़्यादा खुश होंगे, ये हमको समझ में आएगा। ठीक है? बिल्कुल सर, थैंक यू जवाब देने के लिए। थैंक यू बिल्कुल, क्षितिज सर। ओके। थैंक यू। मैं अभी चैट में 1-2 सवाल आए वो लेता हूँ, फिर मेहताब जी ने हाथ ऊपर किया था, मेहताब अली जी ने, उसका हम जवाब। क्या मैं लेफ्ट हो सकता हूँ सर? जी, अगर आपको बाकी भी सवाल-जवाब सुनने नहीं है तो लेफ्ट कीजिए। ठीक सर। क्या ये यूट्यूब पे रहेगा सर? जी, जी, ये हमने रिकॉर्ड किया है, ये आएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जी, राजवीर जी का मैं सवाल ले रहा हूँ। उन्होंने कोर्स ए, बी और सी भी किया हुआ है। वो समाज में फैले हुए पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने के लिए सक्षम भी हैं और सम्मोहन का क्षेत्र भी अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैं कर सकता हूँ क्या? ऐसा वो पूछ रहे हैं। बिल्कुल, और राजवीर जी का समस्या है कि दोनों पैरों से वो दिव्यांग। बिल्कुल, राजवीर जी आज के ज़माने में तो ये बहुत अच्छे से संभव है। सारे लोग कृपया अपना कैमरा ऑफ कर लें, कैमरा और माइक दोनों ऑफ करें। जो सवाल पूछ रहे हैं वही अपना कैमरा ऑन करें। अब जैसे सम्मोहन का क्षेत्र है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरों को भी आप ट्रीटमेंट दें सम्मोहन की, तो उसके लिए भी आप आपकी दिव्यांगता जो है पैरों से अपाहिज होना, ये कोई समस्या नहीं है उसके लिए भी। और दूसरी बात जैसे कहा कि अंधविश्वास उन्मूलन का काम है, तो वो भी अंधविश्वास आखिर में लोगों के दिमाग में, तो उसकी लड़ाई हमको लोगों के दिमाग में करनी पड़ती है, यानी उनको जगाना है। उनसे चर्चा करनी है, उनको बात करनी है, उनसे उनको जोड़ लेना है। तो इसके लिए तो आप
बिल्कुल ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप चला सकते हैं, वीडियो का कुछ काम कर सकते हैं, यूट्यूब के द्वारा कई काम कर सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल ये ऑनलाइन भी काम संभव है, फ़ोन से भी ये काम बहुत अच्छे से संभव है। तो सम्मोहन का जैसे आपने कहा अगर आप खुद ट्रीटमेंट देना चाहते हैं लोगों को, तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो आपने अगर कोई सेंटर वगैरह शुरू किया तो वहाँ पे लोग आएँगे, तो उनको आप सिखा सकते हो सम्मोहन। फ़ोन पर उनको आप काउंसलिंग कर सकते हो इसके द्वारा। तो इस तरह से आप ज़रूर आप भी जो भी काम करना चाहो, आप बाकी जो भी आपका काम चल रहा है उसके साथ आप ये एक नॉलेज आपने ले लिया है सम्मोहन के बारे में और अभी अ, अंधविश्वास उन्मूलन के बारे में। तो वो चीज़ें लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना, ये कैसे आप करना चाहते हो? आप प्लान कीजिए, वैसा तय कीजिए। आपकी दिव्यांगता का उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपको कुछ चर्चा करनी हो कैसे कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। यस, मेहताब जी आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं? ज़रूर पूछिए। हाँ, जी सर, नमस्ते सर। जी, नमस्ते। हाँ जी, कैसे हैं सर? मैं बढ़िया। हाँ, सर दरअसल में मैंने आपको अभी लास्ट टाइम जो बताया था हुँ, कि हुँ। मैं रेगुलर सम्मोहन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने जो खुद से बनाया था आपको दिखाया भी था, जी, वो पेट के लिए, डाइजेशन के लिए। जी, तो फिर मैंने आपसे भी लास्ट टाइम बात की थी कि मैं खुद से अपनी जो है ना कॉन्फिडेंस के लिए, अपने लाइफ़स्टाइल के लिए, अपने काम के कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जी। विजुअलाइज़ करना चाहता हूँ। हुँ, तो सर वो मैंने थोड़ा कोशिश भी किया था, लेकिन वो सर वो मैंने बताया ना जम सा नहीं रहा था। तो ओके। फिर मैंने वो रोक दिया, फिर मैं A2 और अपना जो मैंने बनाया हुआ है वो करने लगा और प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन P1 ये करता था। अब मैं आपसे कांटेक्ट भी किया था, शायद आप बिज़ी होंगे इस बारे में बात करने के लिए, जो मेरी आपसे ठीक, बात हुई है। ठीक है। तो अभी मैं सर ये सोच रहा था कि मैं एक काम करता हूँ, एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ और अपनी वॉइस में उसको रिकॉर्ड करता हूँ विजुअलाइज़ के लिए, और इसको इस तरीके से विजुअलाइज़ करूँ, यानी गाइडेड तरीका जो होता है, ऐसे कर सकता हूँ सर मैं? जी, जी, बिल्कुल वैसा भी कर सकते हैं आप। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है। जब आप पहली बार ऐसा करना शुरू करते हैं तब ये सब हमको लगता है कि मेरी एकाग्रता नहीं हो रही है वगैरह। आप धीरे-धीरे ये आदत लगाइए, आप आराम से खुद से भी कर पाएँगे। अगर रिकॉर्ड मैं ये करके ही स्क्रिप्ट करने की तैयार कर, ज़रूरत नहीं, अच्छा, नहीं जैसे पर मुझे करने में कोई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कर सकते हो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो सर एक स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी उसके लिए, और फिर जी, उसके लिए फिर मुझे जब आदत हो जाएगी तो फिर मैं वो स्क्रिप्ट हटा करके खुद से करना शुरू कर दूँगा। वैसा भी चलेगा, वैसा भी चलेगा। अच्छा, वैसा भी कर, तो ये स्क्रिप्ट मैं कैसे बनाऊँ, ये आपको एक बार दिखानी तो पड़ेगी ना कि वो किस तरीके से वो चलेगी, क्या कौन-सा सजेशन कहाँ है, किस तरीके से? तो पूरा दिन आपके जो काम होते हैं, तो वो पूरे इमेजिन करके हर काम आप अब जैसे ऑफ़िस में अगर आप जाते हैं, तो ऑफ़िस में पहुँच गए, एकदम कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहे हो और फिर सारे काम आपने याद किए, कौन से काम करने हैं, उसका लिस्ट आपने बाहर निकाला और फिर एक-एक काम करने लगे। जो भी काम करने कर रहे हो, जिनसे भी बात करनी है, ऑफ़िस में जो बाकी लोग हैं, उनसे एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। जो अगर आपको किसी क्लाइंट से बात करनी है, तो उनसे एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो। तो सारा संवाद आप कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, हर काम आप एफिशिएंटली, कॉन्फिडेंटली कर रहे हो। इस तरह से लिखना है आपको विजुअलाइज़ेशन। फिर लंच टाइम हुआ, तब तक के सारे काम मैंने एकदम उत्साह से कॉन्फिडेंटली कंप्लीट किए, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने लंच लिया और लंच लेने के बाद थोड़ा 10 मिनट आराम हुआ और फिर से मैंने काम की शुरुआत की, एकदम रिलैक्स फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। इस तरह से आप खुद को पूरा दिन जो है, वो पॉज़िटिवली कैसे बीतना चाहिए, उस तरह से आप खुद को सजेशन दे सकते हैं। और इसमें जो कहना है आपका कॉन्फिडेंटली कर रहा हूँ, एफिशिएंटली काम कर रहा हूँ, इस तरह से विजुअलाइज़ कीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया है काम का कि जो आपको प्रॉब्लम देता है, जैसे किसी को होता है कि मैम मीटिंग में बोल पाना या क्लाइंट से बात करना, ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया हो, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है या कुछ लोग काम आगे ढकेलते हैं रहते हैं, टाइम पे पूरे नहीं करते हैं। ऐसी जो भी कोई स्पेसिफिक अगर समस्या है, तो उसको लेके अलग से उसमें विजुअलाइज़ेशन, थोड़ा डिटेल में वो बात के लिए विजुअलाइज़ेशन, इस तरह से आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, ठीक है? तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ, जो मेरी पूरे दिन की दिनचर्या है वो लिख लेता हूँ, और जो जो मुझे मुश्किल लगते हैं, जिसमें मुझे एंग्ज़ायटी होती है, उनको और जी, अच्छे से विजुअलाइज़ कर लेता हूँ ताकि मेरे काम जी, अच्छे से हो। तो जी। ऐसे में विजुअलाइज़ करूँगा तो मेरी मतलब अभी क्या-क्या फ़ायदे होंगे, थोड़ा-सा बता सकते हैं इसमें? धीरे-धीरे वैसा होने लगता है एक्चुअली। अभी जब आप सोचते हो कि यानी आप समझिए आपका नाम मेहताब है, तो आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो कि मुझे एंग्ज़ायटी होती है
एक आदत लग गई है, एंग्ज़ायटी होती भी है वैसे। तो जब भी आप ऑफ़िस के बारे में सोचते हो, तो आपके मन में एक एंग्ज़ायटी के भी विचार आते होंगे, एंग्ज़ायटी होगी ये भी मन में आएगा और उसके कारण वैसा होगा। अपने कैमरा ऑफ कर ले सारे लोग। पर वही फिर जब आप विजुअलाइज़ करने लगो और फिर उसके कारण वो विजुअल आपके मन में बदल जाएगा, कि जब भी आपके मन में विचार आएगा ऑफ़िस में मैं कैसा रहता हूँ, तो आपके मन में आएगा कि मैं बिना एंग्ज़ायटी का रिलैक्स कॉन्फिडेंट हूँ। और ये तो एक मुद्दा हुआ कि ऐसा फीलिंग आपको आएगा, पर ओवरऑल आप देखोगे तो वैसा आपका व्यक्तित्व बनता जाएगा दिन ब मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे हमें बाइक चलाने में एंग्जाइटी होती है, अगर हम उसको लेट करके विजुअलाइज करेंगे कि मैं आसानी से बाइक चला रहा हूँ, इजीली बाइक चला रहा हूँ, तो वो फिर मेरे लिए वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी बात। और फिर मैं बिल्कुल, बिल्कुल। आसानी से रियल लाइफ में भी बाइक को चलाने लगूँगा। सही, सही। ठीक है सर, तो बस मैं इसको इस तरीके से एक बार स्क्रिप्ट आपको दिखा दूँ सर? ज़रूर, ज़रूर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो थैंक मैं चैट में से एक सवाल लेता हूँ, फिर त्रिभुवन जी का सवाल लेंगे। विलास कुमठे जी का सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है। उनका सवाल है कि मैंने खुद को काफ़ी अच्छे से बदला है ये कोर्स करने के बाद। अब और अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, तो उसके लिए मुझे सीबीटी हो, सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस हो या हिप्नोसिस थेरेपी। तो इसका मैंने कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, कितना ध्यान देना चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए? ऐसा उनका सवाल है। तो देखिए सीबीटी जो है, वो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, उसका ही एक पार्ट रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की तरह ही एक थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इस शब्द का अर्थ ऐसा है, कॉग्निटिव ये जो शब्द है इसका मतलब होता है सोचना, बिहेवियर इसका मतलब अपना बर्ताव और ये थेरेपी किसके लिए इस्तेमाल होती है कि इंसान की भावनाएँ, उसकी सोच, उसका बर्ताव ये बदलने के लिए उसके विचारों में अगर वो परिवर्तन कर पाए, तो विचारों में जैसे-जैसे इंसान परिवर्तन करता है, अपनी सोच जैसे-जैसे बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, तो वैसे-वैसे उस इंसान का बिहेवियर भी बदलता है, इमोशंस भी तो ये उसके पीछे का बेस है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यानी जिसे हम काउंसलिंग जो बीए साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट सीखते हैं ना, वो मेनली सीबीटी सीख रहे होते हैं। तो साइकोलॉजी में जो सिखाया जाता है कि काउंसलिंग कैसे करना है, वो सारा ज़्यादातर वो सारा का सारा यानी सीबीटी होता है, ठीक है? तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में अब ये और हिप्नोथेरेपी को कंपेयर करना है तो कैसा रहेगा कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से हम एनालिसिस करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये समझ में आता है। विचारों के बदलाव के कारण कुछ बदलाव होते हैं, पर आदतें जो होती है हमारी, आदतन हमारे कुछ विचार मन में आते हैं, आदतन हमारी कुछ भावनाएँ पैदा होते रहती है, आदतन हमारा कुछ बिहेवियर आता रहता है। उसमें हम देखते हैं कि हिप्नोटिज़्म का इस्तेमाल से बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमको आते हैं। तो सीबीटी भी आप इस्तेमाल कर रहे हो और हिप्नोटिज़्म का भी इस्तेमाल कर रहे हो या कोई इंसान जो काउंसलिंग कर रहा है, सीबीटी दे रहा है लोगों को, यानी वो काउंसलर है। उसने अगर हिप्नोटिज़्म सीख लिया, तो उसका साथ में इस्तेमाल किया, तो सीबीटी में समझो एक इंसान को 6 महीने में जितना प्रोग्रेस मिलता है, सीबीटी के साथ हिप्नोथेरेपी करेगा तो उसको 1-2 महीने में उतना प्रोग्रेस मिल जाएगा या उससे भी फास्ट मिलेगा। इस तरह से रिज़ल्ट में बहुत बड़ा बदलाव होता है। कई साइकोलॉजिस्ट जो पहले से ये प्रैक्टिस करते रहे, उन्होंने जब ये कोर्सेज़ किए और उसके बाद वो प्रैक्टिस में थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनका ये अनुभव रहा है। तो ये बात है कि अ, सीबीटी जो बिहेवियर दूसरी एक बात है कि सीबीटी जो है बिहेवियर थेरेपी काउंसलिंग आप खुद का नहीं कर सकते। आपको किसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। उससे आपको अब जैसे हफ्ते में 1 बार अगर आप मिलते हैं उस इंसान को 1 घंटे के लिए,
तो 1 घंटे का सेशन ऐसा हर हफ्ते आपको करना पड़ेगा। उस इंसान को एक फीस भी अच्छी देनी चाहिए आपने, क्योंकि वो इंसान अपनी ज़िंदगी का 1 घंटा आपके लिए दे रहा है। तो उसकी फीस भी होती है अच्छी, तो वो भी देनी पड़ेगी। तो ये खुद को इस्तेमाल नहीं कर सकता सीबीटी। सीबीटी ये कोई इंसान आपको दे सकता है, यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के लिए आपको काउंसलर के पास जाना पड़ेगा। सेल्फ हिप्नोटिज़्म आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है? ये जो माइंडफुलनेस जो बोल रहे हो, ये कोई जिसे हम कहेंगे कि साइंटिफिक टर्म नहीं है। ये इन अ वे कि किसी ने ब्रांडिंग किया है उसको। सीबीटी की किसी पार्ट को या साइकोलॉजी के कुछ पार्ट को पकड़ के उसका एक ब्रांडिंग किया है। वो अच्छा भी होगा, वो ब्रांडिंग में क्या बोला है मुझे नहीं पता। माइंडफुलनेस के नाम पे क्या सिखाया जाता है मुझे नहीं पता। इसलिए पर यानी ओवरऑल एक जनरल पता है, पर एग्ज़ैक्ट हर डिटेल में चीज़ नहीं पता। तो माइंडफुलनेस केवल एक ब्रांड है, ऐसा कुछ वो स्पेसिफिक चीज़ नहीं। जैसे कि अभी समूह में हम सूचनाएँ देते हैं। इसको हमने सेल्फ हिप्नोटिज़्म के नाम पे साइंटिफिक जेनेरिक टर्म्स में सीखा है। इसको जेनेरिक दवाई बोलते हैं, वैसे जेनेरिक शब्दों में हमने सीखा है। पर उसी को लोग एनएलपी बोलते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें और सम्मोहन में वैसे देखा जाए सम्मोहन में सजेशन देना, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, पर वो ब्रांडिंग हो गया केवल, ठीक है? तो ऐसी बात है। तो माइंडफुलनेस कोई अलग विषय नहीं है जिस पे चर्चा की जाए या साइकोलॉजी के हिसाब से या साइंटिफिकली बात करें तो सीबीटी और हिप्नोथेरेपी में कंपैरिज़न हो सकता था, वो मैंने आपको बताया। ठीक है? ओके। यस, त्रिभुवन जी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर नमस्ते। जी, जी। मेरे छोटे-छोटे 2-3 सवाल हैं। जी, अ जी, बोलिए। अ, सर्टिफ़िकेट के संदर्भ में आपसे कई बार मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया और उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया कि आप कब पूरा किए अच्छा, हैं। ये अरे! है ये आपको मिले नहीं ये सर्टिफ़िकेट? जी नहीं। अरे वाह! मैं करवाता हूँ, बिल्कुल। दूसरी चीज़ है क्या सर्टिफ़िकेट मिलने से हम लोग आरसीआई में रजिस्ट्रेशन के बाद ही प्रैक्टिस करेंगे या ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? आरसीआई यानी क्या? वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, अच्छा। नहीं, वहाँ पे उसमें रजिस्ट्रेशन हिप्नोथेरेपी को लेकर ऐसा कोई सर्टिफ़िकेशन या ये नहीं है भारत में। कोई जी। लाइसेंस नहीं है, कोई सर्टिफ़िकेशन नहीं है। हुँ? हुँ, तो हिप्नोथेरेपी को लेकर प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हो। अब आपने जी। ये कोर्स एबीसी किए हैं, तो आपने तो अच्छा प्रॉपर अच्छा नॉलेज साइंटिफिक लिया है। कई लोग ये हुँ, नॉलेज लिए बिना कुछ इधर से थोड़ा बहुत सीख के फिर भी तो प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके हुँ, खिलाफ कोई कानून नहीं है भारत में। हुँ, उसका कहीं केवल हमने ध्यान रखना है कि हमने कुछ एकदम ऐसे दावे नहीं कर देने चाहिए कि हुँ। इससे कैंसर भी ठीक हो जाएगा या कोई बीमारी ठीक हो जाएगी वगैरह-वगैरह। अनसाइंटिफिक दावा जी, कोई नहीं करना है। जी, जी, अनसाइंटिफिक दावा करेंगे तो उसके खिलाफ कुछ कानून है, तो जिसमें जी, हमको परेशानी होगी, है ना? तो जी, साइंटिफिकली जब आप हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हमारा भी जो जी, सर्टिफ़िकेट है, वो केवल हमारे कोर्स कंप्लीशन का है। वो किसी जी, ना ठीक। यूनिवर्सिटी से वो अप्रूव एफिलिएटेड है, कुछ नहीं। जी, ठीक है? जी। नहीं दूसरा और एक हुँ, सवाल है सर। जी। हम लोग का जो कभी इतना रिमोट एरिया में रहते हैं, कभी हिप्नोसिस वगैरह का हुँ, डेमोंस्ट्रेशन नहीं देखा है और जी। हम लोगों की बड़ी इच्छा थी कि सीटी कोर्स में 5 दिन के लिए बुलाया जाएगा, तो जी, वो तो मौका वो भी नहीं मिला जी। और कोई बहुत माने जैसे और भी उत्सुकता अपनी आप एनर्जी को बढ़ाने के लिए नहीं हम लोगों हिप्नोसिस, को मिल पाया। हिप्नोटिज़्म स्टेज शो ऐसा यूट्यूब पे ढूँढिए, आपको कई वीडियो मिल जाएँगे। तो यूट्यूब की तो अपनी लिमिटेशन है सर, हम लोग नहीं, आपके नहीं, साथ कहीं आप जो देखना चाहते हैं कि हाँ, वो देखना एक्चुअल है। डेमो, जी। वो आपको आराम से देखने को मिल जाएगा कहीं पे। तो नहीं हम जो लोग बड़ी इच्छा हिप्नोटिज़्म थी। स्टेज स्टेज शो जो किया जाता है हिप्नोटिज़्म का जी, डेमो, आपके जी, हाथ जुड़ते हैं एक-दूसरे को, जब हम हैंड्स जी, टुगेदर टेस्ट करते हैं, जी, वो हिप्नोटिज़्म का डेमो नहीं तो क्या है? वो तो है। आप अगर लोगों को सजेशन देंगे तो उनके भी हाथ जुड़ते हैं, वही जी, हिप्नोटिज़्म का डेमो। तो जी, जिस तरह का डेमो स्टेज शो करके किया जाता है हिप्नोटिज़्म का, जी, वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो डेमो देने, उनको जी, वो अच्छा नहीं लगता। अच्छा। वो लोगों से फिर रिलेशन खराब हो जाते हैं, वो लोगों को बुरा लगता है उसके बाद, उनको उसका प्रेशर आता है।
उनकी साइकोलॉजी पे बुरे परिणाम होते हैं। इसके कि वे लोगों ने देखा, लोग हँसे हम पे, ऐसा हो जाता है ना। कि अभी कोई अच्छा डॉक्टर है, पर उसको वहाँ पे हिप्नोटिज़्म में बोल दिया तू चाय वाला है, चाय बेचने वाला रेलवे स्टेशन पे, वो चाय वाले जैसा बिहेव करता है। पर वो जब अच्छा। जागने के बाद देखता है वो सारा, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो तो उसे जी, बहुत उसकी खीज महसूस होती है, उसे बुरा जी, लगता है उसकी। जी, तो इसलिए हम बोलते हैं कि स्टेज शो करने नहीं चाहिए, ठीक है? जी। तो पर जैसा मैंने आपको कहा हिप्नोटिज़्म के कई शोज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो देख लीजिए। और नहीं ये तो तो हम लोग को साइंटिफिक इच्छा बात है ना, ये थी। मानव सर को ही करते हुए अलग से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप करके नहीं देखिए। हम आप लोग वो की इच्छा स्टेज थी शोज़ कि को जो 5 दिन समझिए, का एबीसी कार्यक्रम कोर्स जो आपने सीखा, उसका इस्तेमाल जी, कीजिए। आप ही 10 लोगों को पकड़िए और उन पे करके देखिए, ठीक है, ठीक है। है कि नहीं? और अंतिम सवाल है सर, कि जी, ये जो हम लोग हेटेरो सजेशन में जाते हैं और ऑटो सजेशन, जी। तो हेटेरो सजेशन तो करते करते फिर ऑटो सजेशन में क्या और करके हम बढ़िया कर सकते हैं ऑटो सजेशन? क्योंकि जो हम हेटेरो सजेशन में रहते हैं तो हुँ, उसमें तो एक ही चीज का रहते रहते जो है दिमाग में, जो माइंड है वो उसको जान जाता है, तो उसका एक बिहेवियर दूसरे ढंग का आ जाता है, आगे पीछे होने लगता है। तो ऑटो सजेशन के लिए कुछ बारीकियां हो तो बताइए। जी, ठीक है। स्क्रिप्ट याद कर लो अच्छे से, जो ऑटो सजेशन आपको खुद को देना है, सेल्फ सजेशन, उसकी स्क्रिप्ट लिखो अच्छे से, वो टेक्निकली सही हो। उसे याद करो अच्छे से, उसके बारे में तब याद ना करना पड़े, खुद से अलग शब्द ना बन जाए, जब हम सम्मोहन में खुद को ये सूचनाएँ दे रहे हैं तब। तीसरा हम बोल सकते हैं कि जो हम बोल रहे हैं, वो विजुअलाइज़ करो सारी बात, कि वैसा हो रहा है सच। उस चीज़ को अच्छे से विजुअलाइज़ करो, क्योंकि हम खुद ही बोल रहे हैं, खुद ही मन में सोच रहे हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा विजुअलाइज़ेशन पे ध्यान नहीं रहता। तो उतना ही थोड़ा एक्टिवली विजुअलाइज़ करो। अ, ये करोगे तो उतना हो जाएगा, थोड़ी आदत लगने को वक़्त लगता है, पर आप 10-15 दिन ऑटो सजेशन देना शुरू करो, खुद ही खुद को सजेशन देना शुरू करो, वो ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जी, ठीक है? तो ठीक है, ये 3 यही बातें हमने सवाल थे। करनी चाहिए। ठीक है, जी, ओ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। सर नमस्ते। सर सूरज बात कर रहा हूँ नागपुर से। हाँ जी, बोलिए। सर मैं क्या बोला, मैंने 2 बार अपने पूरा जो है ये सेशन है जो अपने जी, 12 दिन के जो भी है वो देखा है। जी, बट ऐसा ना, ऐसा दिल से अंदर से वो इच्छा नहीं होती कि ये सही में क्या है। मुझे हुँ, मालूम है ये टेस्टेड है, ये साइंटिफिक है, ये सारा चीज़ मालूम है। जी, बट है ना, ऐसा मन में ऐसे तैयारी नहीं होती कि अभी है ना लेज़ीनेस भी बहुत आता है कि भाई नहीं चलो यार जान दे यार अभी सोया है। बिल्कुल। अभी मैं नहीं ये करता, मैं नहीं बोलता। हुँ, और ऐसा करके फिर ये तो डलनेस ये सारा चीज़ हुँ, रहता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा सर, मैं 19 मेरे ख़्याल से 90s में मैंने सर का ये हाँ, क्लास किया था, है ना? ओके, ये जो बुक आपने जो पीडीएफ दी है ना मेरे पास में ओरिजिनल जी, बुक अवेलेबल है। जी, जी, ओरिजिनल ओके, बुक अवेलेबल तो मैंने इसको बड़ा ढूँढ के निकाला वो सारा चीज़, प्रिंट आउट तो ले लिया था। जी, लेकिन ये इसमें यानी समझने में बहुत मुझे दिक्कत हो रही है और इंटरनली ऐसी एनर्जी फ़ील नहीं होती कि नहीं ये अपन कर सकते हैं। डलनेस आ जाता है, कोई काम जा रहा है ना, जी, अरे नहीं यार छोड़ जाने दे, अब जाना हुँ, नहीं है अपने को, जाने दे यार अभी थोड़ा जी, आराम कर लेते हैं ऐसा। जी, तो सर आप इसके बारे में क्या सजेशन जी, देना चाहेंगे? ठीक है। एक जो हम तरीका कहते हैं इसमें कि इसकी ज़रूरत मुझे क्यों है, ये समझ लीजिए। तो कोर्स ए में जो शुरू में सम्मोहन के क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, तो उन फ़ायदों में कौन से आपको महत्व के लगते हैं, उनको अंडरलाइन कीजिए। हेल्थ से जुड़े फ़ायदे होंगे, व्यक्तित्व के से जुड़े फ़ायदे होंगे, कि मेरे पर्सनैलिटी में मैं ये बदलाव करना चाहता हूँ, उनको अंडरलाइन कीजिए। कोई नई चीज़ें पर्सनैलिटी में आने से फ़ायदा होगा, यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो उसमें पहला तो है कि कोई नेगेटिव क्वालिटीज़ है अगर उसमें तो वो निकाल देनी है हमको, वो अंडरलाइन कीजिए। कुछ पॉज़िटिव क्वालिटीज़ हैं उनको खुद में पैदा करना है, लाना है, उसको अंडरलाइन कीजिए या पॉज़िटिव क्वालिटीज़ बढ़ानी है पहले। कोई नई चीज़ें सीखनी है, स्किल्स बढ़ाने हैं और चौथा हम बोलेंगे कि हेल्थ से जुड़ी बातें। तो प्रदीप जी आपका माइक ऑन है, माइक ऑफ कीजिए। तो इस तरह से हम देखेंगे तो
वो अंडरलाइन कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये इतने सारे मामलों में मैं सम्मोहन का या इस कोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका होगा। दूसरा हम क्या करते हैं कि इन्हें सोचने का मुद्दा है। कई बार हमारा जीवन कैसे होता है, जैसे आ रहा है वैसे ही चलते रहता है। हमारे जीवन में समस्याएँ होती है, पर वो समस्याओं को हम पूरी ताकत ही नहीं लगाते उन्हें ठीक करने की। वो वैसे ही रहने देते हैं और वैसे ही चलते रहते हैं। उसके जो भी बुरे परिणाम हैं, नुकसान हैं, वो उठाते-उठाते हम जीते रहते हैं। तो हमको पूरा दृष्टिकोण बदलना है कि सूरज जी जो आज ऐसे हैं कि ऐसा कर रहे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं। हमको कैसा बनना है कि कोई समस्या अगर है और अगर वो समस्या है इसका मतलब क्या है कि वो समस्या हल हो सकती है, तभी उसको हम समस्या बोलते हैं ना। एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ प्रदीप जी को, उनका आवाज़ आ रहा है। हाँ, समस्या कब बोलते हैं किसी बात को हम कि जब वो सॉल्व हो सकती है, वो ठीक हो सकती है। नहीं तो उसको हम फैक्ट बोलेंगे। वो भई ये तो बदलने वाली नहीं है समझ। पर हम जब बोलते हैं कि कोई समस्या है मेरे जीवन, तो अब उसे ठीक करने की हम कोशिश ही नहीं। पूरी ताकत लगा दो तो शायद हो जाए कि समस्या ठीक हो जाए। वही हमारे व्यक्तित्व की कुछ समस्याएँ हो सकती है, उनको हम पूरी तरह से ठीक नहीं करते। ताकत लगा के उसको बदला भी नहीं करते। तो हमको वैसा एक एटीट्यूड दृष्टिकोण बनाना है कि नहीं, मुझे जो लगता है वैसा मैं व्यक्तित्व बनाना चाहता हूँ। जैसा मैं बचपन से बढ़ता गया, घर में जो सिखाया गया, उसके हिसाब से जो एक व्यक्तित्व बना, उसको लेके मैं समाधानी नहीं रहूँगा, बल्कि मुझे जैसा चाहिए वैसा व्यक्तित्व मैं बनाऊँगा। तो वैसा कंट्रोल में लेना चाहता हूँ मेरे व्यक्तित्व का, वैसा नियंत्रण में लेना चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी का। ऐसा एक दृष्टिकोण हमको बनाना। तो उस हिसाब से आप सोच के देखिए। तो ये दूसरा मुद्दा रहा कि दृष्टिकोण। पहला मैंने कहा क्या-क्या फ़ायदे मिल सकते हैं वो सोचिए। दूसरा मैंने कहा कि दृष्टिकोण में ये बदलाव करना है, कि मेरे जीवन की, मेरे व्यक्तित्व की जो भी समस्या है, उनके साथ मैं जीता नहीं रहूँगा। मेहनत करके उसके बारे में कुछ काम करके उसे ठीक करूँगा और फिर जीऊँ। तो ये एक दृष्टिकोण में मैं बदलाव करूँ और तीसरा मैं कहूँगा कि अ, एक और सोच होती है कि हमको जो भी सक्सेस मिलता है जीवन में, वो हमारे पॉज़िटिव क्वालिटीज़ के कारण मिलता है। हमारी कुछ स्ट्रेंथ होती है, हमारी कुछ अच्छी चीज़ें हम में होती हैं, जिसके कारण सक्सेस मिलता है। कई बार हमको सक्सेस नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता? तो कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ हम में, जो हमको रोकती है, हमारे राह का रोड़ा बनती है। वही हमको अभी आगे की ज़िंदगी में भी होने वाला है, जो आज तक जिस नेगेटिव क्वालिटी के कारण हमको फेल्योर्स आए या सक्सेस नहीं मिला, वो अगर क्वालिटी हमने ठीक नहीं की, तो आगे भी वही होने वाला है। आगे फिर से वही सक्सेस नहीं मिलेगा, उसमें वो राह का रोड़ा बनेगा या जो चीज़ करने के लिए आसानी से हो जानी चाहिए, वो करना बहुत कठिन होता रहेगा, क्योंकि क्वालिटी नेगेटिव क्वालिटी। तो यही हमको सोचना है। तो ये तीसरा एक सोच होगी कि वैसा एनालिसिस आप कर सकते हो कि मेरे जीवन में अगर कभी सक्सेस नहीं मिला किसी काम में, उसमें कौन-सी मेरे व्यक्तित्व में नेगेटिव क्वालिटी है जिसके कारण ये हुआ है? मेरे व्यक्तित्व में ऐसा कौन-सा वीकनेस है? ऐसी कमज़ोरी कौन-सी है खुद में कि जिसके कारण ये हुआ? अब इस कमज़ोरी को मैं ठीक करने के लिए उस कोर्स का इस्तेमाल कैसे करूँ? 100% कोर्स का आप इस्तेमाल कर पाओगे उस कमज़ोरी को ठीक करने के लिए। तो इस तरह से ये तीसरा तरीका होगा जो आप सोचिए और खुद यानी खुद को मोटिवेट कीजिए। ये सब कर रहे हो, साथ में एक चौथी आदत आप लगा सकते हो कि जो ज़रूरी चीज़ है उसके लिए मैं खुद पे ज़बरदस्ती शुरू में करूँ। थोड़ा हम 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 1 महीना खुद पे ज़बरदस्ती करते हैं, बाद में वो आदत बन जाती है। फिर उसकी कोई समस्या नहीं, ठीक है? तो यानी ये चारों बातें आप कीजिए, ऐसा मैं कहूँगा। उसमें से क्या आपको ट्रिगर होके एकदम से अच्छा लगने लगे और आप करने लगोगे, वो पता नहीं, वो आप पे डिपेंड, वो हर के इंसान का अलग-अलग होगा, है ना? तो ये सब कीजिए और बेसिक चीज़ एटलीस्ट इतना तो कीजिए कि खुद पे थोड़ी ज़बरदस्ती कीजिए। दिन में 2 बार जो मुझे पता है साइंटिफिक तरीका। अब जैसे एक्सरसाइज़ करना, किसी को पसंद नहीं होता, क्योंकि एक्सरसाइज़ बोरिंग चीज़ होती है, वही करते रहो एक-एक चीज़। पर वही अगर करते रहें ज़बरदस्ती-ज़बरदस्ती, तो वो कुछ दिनों में एक रूटीन का हिस्सा बन जाता है और वो हम रेगुलरली कर पाते। तो वैसे ही ये है। तो ये हमारे साइकोलॉजी का या हमारे पर्सनैलिटी का एक एक्सरसाइज़ है। तो ये इसके तौर पे मुझे 15-15 मिनट शाम में और सुबह देने ही हैं। लगे तो मैं वो नींद में से टाइम निकालूँगा।
मुझे अगर बाकी समय नहीं होता तो मैं नींद में से निकालूँ। पर वो करके मैं खुद पे ज़बरदस्ती करूँ और साथ में ये जो 3 चीज़ें हमने कही, पहला तो वो पूरा कोर्स में क्या-क्या फ़ायदे मिलते हैं वो लिस्ट देखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए कि मैं इतने फ़ायदे उठा सकता हूँ जो मैं नहीं उठा रहा हूँ। दूसरा जो मैंने कहा था कि दृष्टिकोण ऐसा है कि व्यक्तित्व की समस्या है, जीवन की समस्या है, उन्हें मैं ठीक करके आगे बढ़ूँगा। वैसे ही उसके साथ जीता नहीं रहूँगा। और तीसरा हमने कहा था कि तीसरा क्या बोला था? हाँ, कि जो अ, अब तक मुझे कभी सक्सेस नहीं मिला है, कोई फेल्योर आए होते हैं हर किसी की ज़िंदगी में फेल्योर आते हैं। बड़े लोगों की ज़िंदगी में बड़े फेल्योर, वो कुछ बड़ी बात नहीं। वो मेरे वीकनेसेस के कारण आए। अब मैं वीकनेसेस नहीं हटाऊँगा, तो फेल्योर वैसे ही आने के चांसेस है फिर। जो भी सक्सेस मिला वो मेरे जो अच्छी चीज़ें हैं उसके कारण मिला। मैं पॉजिटिव क्वालिटीज़ बढ़ाऊँगा तो सक्सेस और बढ़ता जाएगा। ये मैं खुद को समझाऊँगा। ये एक एनालिसिस आप करके देखिए, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। सोचिए, कीजिए, फिर से बताइए। राइट सर, राइट सर। या यस। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? मैं चैट में से लेता हूँ सवाल। ओके। हुँ। सर ये जो राजवीर जी परलिका जी है, ये कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? इनको कुछ राजवीर जी आप बताइए आप कहाँ से हैं? या लिख के भी देंगे तो मैं सबको बताऊँ। हाँ, थोड़ा ले लीजिए सर, इनको कुछ अगर वो हेल्प होगी मेरे एंड से तो मैं करवा दूँगा। ज़रूर, ज़रूर। हाँ, सुमन लगा जी का सवाल है कि हाउ टू कंट्रोल माय बीपी? आई हैव फिनिश्ड बी कोर्स। बीपी के लिए आप डायरेक्टली सजेशन दे सकते हो हेल्थ के लिए जो होते हैं। कोर्स बी में अपने ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जायटी सीखा है। तो ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जायटी के हिसाब से तो आप और डिटेल में सजेशन दे सकते हो। हार्ट को रिलैक्स करना, ब्लड सर्कुलेशन के पूरे सिस्टम को रिलैक्स करना। इस तरह से आप उनको रिलैक्स कीजिए और फिर बीपी के लिए सूचनाएँ दीजिए कि दिन-ब-दिन हर साँस के साथ मेरा बीपी पूरी तरह से नॉर्मल होता जा रहा है। ये सूचना 2-3 बार रिपीट कीजिए। दिन हमेशा के लिए मेरा बीपी हमेशा के लिए पूरी तरह से नॉर्मल हो चुका है, एकदम हेल्दी हो चुका है। इस तरह से आप सूचना दे सकते हैं। बीपी के लिए दूसरा है कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो हमारा टॉपिक है, उस पे काम कीजिए। अपने एक एंग्ज़ायटी लेने की जो हमारी आदत होती है, स्ट्रेस लेने की जो हमारी आदत होती है, उसको हमें कम करना है, उसमें बदलाव करने हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक हमने कोर्स ए में डिटेल में सीखा है, वो नोट से अच्छे से पढ़िए और वैसा व्यक्तित्व या वैसा जीवन हमको बनाना है कि जिससे स्ट्रेस कम हो, एंग्ज़ायटी कम हो। ये भी हमको उसमें से होता है। तीसरी बात यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हुए। चौथा फिज़िकल फैक्टर से भी बीपी बढ़ता है। तो अगर हेल्थ आपका वेट वगैरह ये सारी चीज़ों में कुछ आपको बदलाव करने की ज़रूरत है, वो समझ लीजिए, उस पे भी काम कीजिए। पर ये बाकी साइकोलॉजिकल, फिज़िकल काम करने के पहले आप समून का इस्तेमाल शुरू कीजिए, बीपी पे बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसी से मिल जाना चाहिए। ठीक है? जी। विकास काळे जी का सवाल है कि उन्हें अपने पेरेंट्स को जब नहीं रहेंगे, तो उसके बारे में बहुत चिंता होती है। अ, ये लगता है कि यानी वो कल फ़ियर ऑफ लूज़िंग उनको रहता है। मैं उन्हें कल खो दूँगा, ये उनको डर लगा रहता है। उसके कारण मैं अकेला पड़ जाऊँगा, ऐसा भी लगता है। उसके अलावा
कभी कुछ हो जाएगा तो जीवन में हम गरीब हो जाएँगे, ये भी एक डर उनको लगा रहता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्या करें? ऐसा भी डर लगता है कि कभी कुछ कानून के पचड़े में फँस जाऊँगा वगैरह। ओवरऑल एक समझ में आ रहा है विकास जी की ओवरऑल ही हम यानी कि व्यक्तित्व में जो डरना है, वो ज़्यादा हो रहा है। आप बोलोगे कि बिल्कुल ही किसी चीज़ से इंसान ने डरना नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं डरना चाहिए, ये भी सही नहीं है। जैसे कि अगर हम ट्रैफ़िक में अगर गलत तरीके से गाड़ी चलाएँगे रास्तों पर, तो हमारा एक्सीडेंट होगा, हमें कुछ हो जाएगा या किसी और को कुछ होगा हमारे कारण। तो वो डर कि नहीं भाई मुझे लगना नहीं चाहिए, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, ये एक लेवल तक होना ज़रूरी है कि हम कैसे भी गाड़ी ना चलाएँ, ठीक है? वो डर इतना भी नहीं होना चाहिए कि मैं गाड़ी ही नहीं चला पा रहा हूँ। यानी डर ऐसी चीज़ है जो हमको होनी ही नहीं चाहिए, ये बात सच नहीं है। जैसे साँपों का डर, अब एक लेवल तक होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमको पता नहीं है कौन-सा साँप विषैला होता है, कौन-सा नहीं होता है, कभी-कभी सीखने के बाद भी वो हम सही तरीके से नहीं समझ पाते या हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे साँप हो सकता है, हमको डर लगना चाहिए। पर हमने फिर वो जो प्रिकॉशन लेने हैं कि सही ढंग से मैंने जूते पहनने चाहिए, अगर मैं कहीं जंगल में या खेत में जा रहा हूँ तो मैंने कैप भी पहननी चाहिए, जूते भी पहनने चाहिए। पूरे कपड़े पैंट, फुल पैंट पहननी चाहिए। तो ये जो एक कुछ प्रिकॉशन है, वो हमने लेने के लिए उतना डर ज़रूर लगना चाहिए, है ना? तो हर चीज़ जैसा मैंने ड्राइविंग को का बारे में कहा, हर चीज़ के बारे में। माता-पिता को मैं खो दूँगा, ये डर एक लेवल तक लगना भी चाहिए। तो मुझे कीमत लगेगी कि वो जब तक है मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे अच्छे संबंध रखता हूँ, अच्छा कम्युनिकेशन रखता हूँ, उनको समय देता हूँ। तो डर थोड़ा होना भी ज़रूरी है। डर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके कारण मेरे जीवन में हम कहेंगे कि शांति कम हो रही है। डर इतना नहीं होना चाहिए कि मैं जो करना चाहिए वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ या वो डर के कारण मैं दुखी होता जा रहा हूँ, टेंशन बढ़ा रहा है मेरे। ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब डर जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? तो ये तो पहली बात साइकोलॉजी की समझ लीजिए कि डर भले ही एक नेगेटिव इमोशन है, पर वो एक लेवल तक ज़रूरी होता है। डर एब्सेंट हो जाए तो भी प्रॉब्लम होता है। डर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम होते हैं जो आपको अभी अनुभव उसका आ रहा है, ठीक है? तो अभी इस पे तो हम बात कर चुके हैं कि पेरेंट्स के बारे में तो देखिए, हमको तो पता है कि पेरेंट्स नॉर्मली हमसे ज़्यादा बड़े होते हैं उम्र में, तो ऐसा समय ज़रूर आ सकता है, ज़्यादातर लोगों के जीवन में आता है कि जब पेरेंट्स नहीं रहेंगे कल जाके दुनिया में, उनकी मौत हो जाएगी और हमको बाद में जीना पड़ेगा। तो ये तो एक इतना कॉमन चीज़ है कि वो तो होने के लिए हमने तैयार होना ही चाहिए साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली तैयार होने का मतलब क्या है कि उसे एक्सेप्ट कर लेने की मैं बात कर रहा हूँ, कि ऐसा होने वाला है। ज़्यादा ज़रूरी है वो जब तक ज़िंदा है तब तक हम कितना अच्छा साथ में रहते हैं। वो उनका जीवन कितना अच्छा चलता है, उसमें आप क्या उनकी मदद कर सकते हो, उसमें आप कैसे कॉन्ट्रिब्यूशन कर सकते हो। ये हम करें, जितना वक़्त हमको उनके साथ बिताने की इच्छा है वो बिताएँ। ये सभी के साथ हमको करना ज़रूरी है, ठीक है? हमारे पेरेंट्स हैं, तो वो ज़्यादा संभावना है कि हमारे पहले वो उनकी मौत होगी, तो उनके बिना हमको जीना पड़ेगा। वैसे तो ये किसी के भी साथ हो सकता है, हमारे से छोटा भी कोई है, उसके भी साथ ये हो सकता है। तो ये डर अगर हम इतना डर के कारण अगर हम परेशान होते रहे, तो फिर किसी काम की चीज़ नहीं है ये, है ना? तो ये हमने समझ ठीक है? तो जो मैं बात कर रहा था कि राकेश जी अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए। अब ये फ़ियर ऑफ लूजिंग जॉब, फ़ियर ऑफ लूजिंग वेल्थ इसकी जो बात है, ये मानव सर ने ये बारे में जो हमारा कोर्स ए का यानी कंक्लूडिंग ये होता है लेक्चर, उसमें की है कि कैसे पैसे को लेकर हमने टेंशन नहीं लेना चाहिए, डर हम अपनी क्वालिटीज़ बढ़ा लें। आज के ज़माने में तो ऐसा हो गया है कि कोई भी स्किल आपका हो, कोई भी एक्सपर्टाइज़ हो, यानी हर प्रोफ़ेशन भी अभी ऐसा नहीं रहा कि
कुछ ही प्रोफ़ेशन ऐसे बचे हैं कि जो एक बार अगर आप वो प्रोफ़ेशनल हो, तो फिर आपको पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं या आपकी जॉब सुरक्षित ही रहेगा, है ना? तो कम ही प्रोफ़ेशन ऐसे बचे। तो ऐसे में आप देखिए कि हमको ये हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। हमको ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं काम का आदमी हूँ, मैं किसी के काम आ सकता हूँ। तो इसलिए वैसे स्किल खुद में बढ़ाइए, वैसा व्यक्तित्व खुद का बनाइए कि ये जॉब चली गई तो दूसरी मिल जाएगी, ये आत्मविश्वास मेरा बना रहे, ठीक है? तो क्योंकि आज के ज़माने में कितने भी साल आप कोई करियर अच्छा कर रहे हो, फिर भी ऐसा समय आ सकता है कि आपको करियर बदलना पड़े, नई चीज़ें सीखनी पड़े। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार सीख लिया, अब वैसे ही मैं ज़िंदगी जी पाऊँगा। वैसा करने लगोगे तो कल जैसे टेक्नोलॉजी बदलती है, चीज़ें बदलती है, तो फिर आपको मिलने वाला जो यानी वेतन है, आपको मिलने वाले जो पैसे वो कम होने लगेंगे। या तो फिर उसके साथ ही वैसे ही जीने की आदत डाल लो, या तो फिर नई चीज़ें सीखो, ये हमको करना पड़ सकता है। तो उसकी तैयारी हमको रखनी चाहिए, वैसा कॉन्फिडेंस खुद में हमारा होना चाहिए। ठीक है? यस। दीपक छाबरा जी का एक सवाल है कि बाद में मैं जिन्होंने हाथ ऊपर किए उनके सवाल लेता हूँ, ये सवाल के बाद। कि उन्होंने मिस्टर प्रेम रावत नाम की कोई है, उनके कोर्स पीक PEAK के बारे में सुना। उसके बारे में आपके क्या विचार? नहीं मैंने नहीं सुना इनके कोर्स के बारे में। हमने जो सिखाया, मानव सर ने जो सिखाया, वो जेनेरिक टर्म्स में चीज़ें साइंटिफिक टर्म्स में साइकोलॉजी सिखाई, साइंटिफिक टर्म्स में हिप्नोटिज़्म आपको सिखाया। क्योंकि हम रैशनल लोग हैं, वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं। हम खुद के मन की बातें कोई नहीं सिखाते। केवल जो एक पर्सनैलिटी को लेकर एक अनुभव मानव सर का रहा है, एक उन्होंने उसको लेकर स्टडी किया है, तो ये जो उनका पढ़ाई रही है और उनका ये जो अनुभव रहा है, तो ये जो ज्ञान उन्होंने संकलित किया है, उसके आधार पर उन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, एबीसी यानी सारे ये कोर्सेज़ जो भी हम चलाते हैं। फिर वो कई लोगों को ये चीज़ें सिखाने के कारण अनुभव में और ब अनुभव बढ़ते गए। उन सबका भी इस्तेमाल इन कोर्सेज़ में हुआ है। तो वैसे ये कोर्स डिज़ाइन्ड है और उनको हम क्योंकि हम एक सामाजिक काम भी करते हैं, वैज्ञानिक रूप से भी काम करते हैं, तो हम जेनेरिक टर्म्स में बातें करते हैं, है ना? तो उसका हम अलग से ब्रांडिंग नहीं करते। अब जैसे आपने फिर से कहा पीक, ये फिर से एक ब्रांडिंग वो कर रहे हैं। पर यानी वो खराब ही होगा या अच्छा ही होगा, मैं नहीं बता पाऊँगा, ठीक है? उसमें जब तक कुछ आप ये नहीं करोगे। पर अगर आप व्यक्तित्व विकास की बात करना चाहते हो या सम्मोहन की बात करना चाहते हो, तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं इन दोनों के बारे में, वो आपने कोर्स ए में सीखी है। आप कोई भी कोर्स कर लो, आपने 2500 में कोर्स किया तो आपको शायद लगता होगा बाकी कोर्सेज़ में अगर आपको नहीं किसी को भी लगता होगा कि कुछ और मुझे सीखने को मिलेगा। आप दुनिया का कोई कोर्स कर लो, आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें ज़्यादातर चीज़ें मैंने कोर्स ए में सीख ली है और या तो कोर्स ए में इससे भी आगे की चीज़ें मैंने सीखी है, ऐसा आपको ज़रूर अनुभव आएगा, ऐसा हमको लगता है। ठीक है? विलास कुमठे जी का फिर से एक सवाल है यहीं नहीं चलिए ये एक सवाल मैं ले लेता हूँ, फिर हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर सॉरी यानी ऑडियो। उन्होंने पूछा है कि एक्सेसिव फ़ियर को कैसे ओवरकम करें? तो पहले लॉजिकली समझ लो ये फ़ियर कितना होना चाहिए। जैसा मैंने उदाहरण दिया था साँपों का। इतना फ़ियर ज़रूर होना चाहिए कि कहीं साँप हो, तो मैं पूरी प्रिकॉशन लेके उसका सामना करूँ। कहीं मैं जा रहा हूँ जहाँ पे साँप हो सकते हैं, वहाँ पे पूरी प्रिकॉशन लूँ। पर इतना फ़ियर ना हो कि सपने में भी साँप आते हैं या कहीं साँप दिखा तो वो दूर है, मुझे कुछ नहीं कर रहा है, फिर मैं बहुत डर गया वगैरह। ऐसी हर चीज़ का। तो जो भी फ़ियर आपके मन में है, जितना होना चाहिए लॉजिकली सही, वो समझ लो, कितना फ़ियर होना चाहिए। तो आपको पता चलेगा ना कि एक्सेसिव हो रहा है, यानी ज़्यादा का डर, बिना वजह का डर। अब वो बिना वजह का डर पहले लॉजिकली समझ लो और फिर उसके लिए सजेशन दो। कैसे? कि वो चीज़ का आप सामना कर रहे हैं। जैसे अगर किसी को डर लगता है पुलिस का,
तो वो पुलिस का सामना कर रहा है, इस तरह से खुद को सोचना वैसा विजुअलाइज़ेशन बनाएँ। डिसेंसिटाइज़ेशन टेक्निक में डर कैसे भगाने हैं, उसको लेकर कई स्क्रिप्ट दिए गए हैं। उनमें से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो आपका जो डर है उसके आस-पास आने वाली स्क्रिप्ट है, उसका इस्तेमाल करके अपनी स्क्रिप्ट बनाइए उस विषय को लेकर। उस विषय का जैसे-जैसे रोज़ सामना करोगे, किसी को अंधेरे का डर लगता है, किसी को भूत का डर लगता है। ये चीज़ों का विजुअलाइज़ेशन कीजिए कि भूत का तो आप सामना नहीं कर सकते, भूत होते ही नहीं दुनिया में। पर हमको अंधेरे में अकेले कहीं जाने का डर लगता है। तो मैं और तब मुझे भूत आएगा ऐसा विजुअलाइज़ होके डरा। मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, एकदम अच्छे से जा रहा हूँ। जो भी अच्छे विचार हैं उनके बारे में सोचते-सोचते आगे बढ़ रहा हूँ। जो भी मेरा काम है उसके बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आप डिसेंसिटाइज़ेशन वाले टेक्निक में जो पूरे विजुअलाइज़ेशन दिए गए वो समझ लीजिए, उनको विजुअलाइज़ कीजिए, खुद को सजेशन दीजिए। सम्मोहन का आपको डर के बारे में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ये वन ऑफ द बेसिक चीज़ है व्यक्तित्व की, जिसे हम बदल सकते हैं। सम्मोहन के द्वारा इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। विजुअलाइज़ कीजिए, उस चीज़ का सामना कीजिए सम्मोहन में, धीरे-धीरे डर चला जाएगा। ठीक है, चलिए। अ, सूरज जी आपको कोई सवाल पूछना है? ये है ना नागपुर वाले सूरज नहीं, दूसरे सूरज भी। सूरज के नहीं। हाँ, हाथ ऊपर किया आपने सूरज जी, आप पूछ सकते हैं। या सोपान पवार जी, आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो, जी, हेलो. हाँ, आवाज कौन येतोय का बोल रहे सर? हैं? जी, बोलिए। सोपान बोलतोय, सोपान. हाँ, बोलिए, बोलिए। अ, खरं तर आणखी आप आप तुम्ही खूप दिवसानंतर सेशन घेताय त्यासाठी हो, धन्यवाद. हो, खूप आतुरता होती की आपण कधी सेशन घेणार आहेत म्हटलं. नहीं, सर मी अभी माझं काम हम आहे ना हर हफ्ता बसून लेंगे सेशन। जी, बोल हां, आता मी ना माझं काम बसून आहे दिवसात म्हणजे 1 तास 6 ते हुँ, 7 तास 8 तासाच्या वरती बसून काम आहे. हाँ, तर बॅक पेन वगैरे होतं किंवा हे बसायचा प्रॉब्लेम होतोय. त्यासाठी संमोहनाचा कसा उपयोग करू शकतो आपण? ओके, वर्क फ्रॉम होमसाठी. ओके। वर्क फ्रॉम होम पे काम करते हैं सोपान जी और बहुत बैठ के एक टेबल साथ खुर्चीवर बैठा बसल्यामुळे रहना पड़ता है हं, बहुत देर, तो बैक पेन वगैरह भी होने लगा है, तो उसके लिए क्या करना? तो पहले तो आप उसके लिए सजेशन दे सकते हो कि मसल्स वगैरह स्ट्रॉन्ग हो रही है बैक बैक की उसके लिए। पर फिर भी मैं कहूँगा कि ये चीज़ का आप ठीक से समझ लीजिए कि उसके लिए क्या एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है कि ओवरऑल मैंने ये सुना है या सीखा है कि आपको 45 मिनट्स में लगभग उठना चाहिए एक ही जगह से। एक समय में 45 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठे मत रहिए। इसके बहुत बुरे परिणाम हमारे हेल्थ पे होते हैं, ठीक है? तो देखिए आप बैठे हैं तो आपके यानी जो अ, हिप्स वगैरह है जिस पे आप बैठे हैं या आपकी जाँघें हैं वो दबी हुई है, वहाँ पे सारा वज़न है और वो नीचे का जो ब्लड फ्लो होता है उसमें भी उसके कारण थोड़ी कठिनाइयाँ पैदा होती है, पैरों की तरफ जाने वाला, है ना? प्लस आपका जो पोस्चर है वो अगर नहीं सही तो उसकी प्रॉब्लम है। तो बैठने का पोस्चर क्या होना चाहिए इसकी जानकारी लीजिए। बैठने की कुर्सी कैसी होनी चाहिए सही, उसकी जानकारी लेके वैसी कुर्सी आप ज़रूर अरेंज कीजिए। और तीसरा मैं कहूँगा कि 45 मिनट लगभग हो गया बैठ के। ये कोई हार्ड एंड फास्ट 45 मिनट करने की ज़रूरत नहीं है। घंटे में 1 बार या घंटे में 2 बार अपनी जगह से उठिए। थोड़ा बेसिक एक्सरसाइज़ कुछ कर सकते हैं आप। जैसे कि आपने कमर में झुके या पीछे झुके क्योंकि हम ज़्यादातर आगे झुक के आजकल काम करते हैं। तो पीछे झुकने के कुछ एक्सरसाइज़ हो सकते हैं। तो ऐसे कई वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे कि रेगुलर बैठ के काम करना है तो बीच-बीच में मैंने कौन से एक्सरसाइज़ करने थे। तो ऐसे कुछ अच्छे एक्सरसाइज़ 2-3 ढूँढिए जो आप कहीं भी कर सकते हैं। ऑफ़िस में भी थोड़ा बाहर चले गए, वहाँ पे वो एक्सरसाइज़ किया या थोड़ा चल के आए आप। ऐसा भी क्या कि करना चाहिए जान लीजिए, बीच-बीच में कौन-सा एक्सरसाइज़ करना चाहिए और हां वो सर. एक्सरसाइज़ आप हं, 45 मिनट में वगैरह रेगुलर करना चाहिए। हं. उससे होगा, पर उसके अलावा आप सम्मोहन में सूचनाएँ दीजिए कि मेरे पीठ के, कमर के सारे मसल्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए हैं और बिल्कुल कोई दर्द हुए बिना मैं ऑफ़िस में चाहे जितना देर बैठ के काम कर पर वही मैं बोल रहा हूँ फिर से कि एक साथ बैठे रहना ही अच्छी बात है। थोड़ा उठ के अपने कुछ अ, थोड़ी-थोड़ी देर में ब्रेक लेना चाहिए।
हो सर. मी बॅक पेन झाल्यापासून आहे ना स्ट्रेचिंग करायला सुरुवात केली. हं. स्ट्रेचिंगचे व्हिडिओज पाहिले आणि त्याच्यानंतर मी अर्ध्या तासात, पाऊण तासात उठून गॅप घेतोच. पण मग तर याचा उपयोग आपण संमोहनात पण सूचना देऊ शकतो का? फक्त एवढं मला थोडं जाणून घ्यायचं होतं. हाँ, सम्मोहन में सूचना देने से आपको हमेशा ज़्यादा रिज़ल्ट आएँगे किसी भी चीज़ से। हां, वही. तो ज़रूर उसको लेकर सूचनाएँ आप ज़रूर दीजिए। हो, चालेल सर, चालेल. थँक यू. थैंक यू। येस, सुमित जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सुमित चौहान। सर जी, बोलो। सर थोड़ा लंबा सवाल है। कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ी आवाज़ आपकी नहीं आ रही है ठीक से। क्या आ रही है सर? हेलो, हाँ, बोलिए। अभी आ रही है सर? अभी थोड़ी अच्छी आ रही अच्छा है। सर, हाँ, जैसा हाँ जी, हाँ जी। हाँ। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से मार रहा हूँ, बहुत आगे वगैरह भी है। तो जैसे सर हेल्थन के बारे में होता है, बहुत से होते हैं, भ्रम अगर होता है, आप ब्लूटूथ से बोल रहे हैं तो वो निकाल दीजिए ना। ब्लूटूथ से शायद नहीं आ रही अच्छा आवाज़। ठीक है, ठीक है। आवाज़ एक नहीं आ रही। सेकंड सर, एक सेकंड। समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ठीक, अभी आ रही है सर? बोल के देखिए। अभी आ रही है सर? जी, जी, अभी अच्छा है। अच्छा सर, तो एक्चुअली क्या हुआ सर, हम काफ़ी बीमार था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, मेडिकल साइंस ने तो मना कर दिया था ठीक होने से। हुँ, और उसके बाद मैं ठीक भी हो गया किसी एक चीज़ से, क्योंकि आश्रम में योग किया, फिर विपश्यना कैंप किया। ओके। तो एक्चुअली विपश्यना में ऐसा हुआ सर, मैं मतलब 6-7 साल से 2 रोटी भी नहीं खा पाता था। हुँ, हुँ। और फिर अचानक ऐसा हुआ, लगातार 3 दिन में इतना 7-8 रोटी खाया, भरपेट खाया, इतना खाया कि पेट फट जाए। और 3 दिन तक सब हजम हो गया। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद विपश्यना या थोड़ा मतलब योग की शक्ति से शायद ठीक हो गया मैं। जी, जी। फिर 1 आध महीने बाद पता चला कि नहीं, वो ठीक नहीं, फिर थोड़ा दिक्कत होने लगी। ठीक। फिर खोजबीन करी, क्या हुआ था, कैसे ये सब हुआ था, कोई ट्राई करता रहा। फिर 1 डेढ़ साल बाद पता चला सर, ये उसमें हठ योग में और घेरंड संहिता में जिक्र है एक केवल्य कुंभक का, और ये प्लावनी कुंभक का, मतलब कुंभक का सांस रोकने से। हुँ। शायद केवल्य कुंभक के बारे में सुना है सर आपने? नहीं। अच्छा, एक्चुअली केवल्य कुंभक क्या होता है सर, उसमें हुँ। आदमी की सांस ऑटोमेटिक मतलब छूट जाता है नियंत्रण, ऑटोमेटिक सांस लेता रहता है पड़ा हुआ, और ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो मेरे साथ उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता है, हेलुसिनेशन ये होता है कि चलो आपने जो सोचते हो एक्सपीरियंस वही लेते हो अवचेतन मन से। लेकिन उसके बारे में मैंने जिंदगी में सुना भी नहीं था सर कि केवल्य कुंभक या कुंभक क्या होता है। उसमें नियंत्रण छूट जाता है, उसमें क्या है, 100 मतलब 100% सांस लो, 10-20% छोड़ रहे हैं, फिर 100% सांस ले रहे हैं, 10-20% छोड़ रहे हैं, मतलब ऑटो नियंत्रण खत्म हो जाता है। 1 घंटे तक पड़ा रहा मैं। ओके। और तो वो अनुभव हुआ, जबकि मुझे मालूम नहीं था। तो ऐसा डाउट आ रहा है, मान लो एक घेरंड उसमें हठ योग में जब एक बात है सत्य है, तो शायद और हम हेलुसिनेशन सोचते हैं कि शायद ये सब हैं, तो क्या पता सर वो भी सत्य हो, तो ये डाउट आता है सर। जी। सम्मोहन में ये सूचनाएँ लेने से ऐसे रिज़ल्ट आते हैं। जैसे अच्छा अभी सर। हठ योग में करते हैं ना कभी-कभी कि वो हाथ ऊपर करके खड़े हैं, बहुत घंटों तक वो एक ही हाथ ऊपर है ही उनका। कि कुछ लोग हैं जिनका हाँ जी, कुछ सालों से हाथ एक ऊपर है, तो कोई हाँ एक जी, हाँ पैर जी। पे खड़ा रहता है बहुत देर और फिर वो ध्यान के कारण ही कर पाते हैं। हाँ जी, हाँ बराबर जी। है ये। ये सम्मोहन में भी हम करवा सकते हैं। सम्मोहन में आप देखिए कि ये भी हम करके देख सकते हैं कि एक इंसान जो डीप ट्रांस में जाता है, यानी गहरे सम्मोहन में जाता है, वो हुँ। इंसान का सिर एक कुर्सी पे रखा हुआ है। यानी उसने हाँ कुर्सी जी, पे अच्छा। सर रखा, फिर उसके एकदम पाँव नीचे में, वो कुर्सी पे और बीच में कुछ नहीं है। हवा में बीच हाँ में तैर रहा है। तो उसको अपना शरीर को कड़क बनाना पड़ेगा ना कि वो गिर ना जाए। जी, वो इतना हाँ कड़ा हो जी। जाता है वो शरीर कि वो इंसान वैसे आराम से कितने भी देर 10-15 मिनट वैसे सो सकता है। वो छोड़िए, उस इंसान के कमर पे अगर दूसरा कोई इंसान खड़ा भी हो जाए, उतना भी वज़न वो सह ले। ये सम्मोहन में भी होता है। वैसे यानी हठ योग में जो-जो चीज़ें आपने सुनी है या होती है, जो-जो हमारे शरीर की क्षमता है उतना करने, वो सारी क्षमताओं का इस्तेमाल हम सम्मोहन में भी कर सकते हैं। यानी सूचनाओं से ये हो रहा है। हमारे दिमाग की, हमारे शरीर की ये ताकत है कि हम ऐसा कर सकते हैं।
वही पर हम जब नॉर्मल जाग रहे होते हैं, तो हमें दर्द वगैरह होता है तो हम नहीं कर पाते। सम्मोहित अवस्था में हम वो कर लेते हैं या हठयोग वैसी भी चीज़ों में हम सम्मोहित जैसी अवस्था में जाते हैं, इसलिए हम वो कर पाते हैं। उसी चीज़ को साइंटिफिकली जब सीखते हैं हम लोग, तो आसानी से कोई भी कर लेता है। हठयोग के लिए उतना दिन वो करना पड़ेगा क्योंकि साइंटिफिक तरीका नहीं। वो जो भी तरीके से जो चलते आया ट्रेडिशनली वही करते रहते हैं, इसलिए उसको कुछ ही लोग कर पाते हैं, ज़्यादा समय लगता है। साइंटिफिक तरीकों से करोगे तो वो चीज़ ज़्यादा लोग कर पाएँगे और जल्दी भी कर पाएँगे। तो वही अब सब होता है। तो ये सारी बातें रहीं। ये जो आप बोल रहे हो कि हम साँस अपने आप लेते हैं, वो वैसे भी अपने आप ही लेते हैं। हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती उसके तरफ। इसको हमारे शरीर की कुछ क्रिया ऐसी है कि जो ऑटोमैटिकली शरीर ही करता है। जैसे हार्ट की आपका धड़क रहा है, आपको थोड़ी धड़काना पड़ता है, वो अपने आप चलता रहता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको ही करनी पड़ती। जैसे अभी हाथ मेरे हिल रहे हैं, तो मुझे ही हिलाने, पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में। तो नहीं कुछ चीज़ें वो थी जो ऑटोमैटिक होती थी, कुछ चीज़ें होती है जो हमको खुद करनी पड़ती है कॉन्शियसली और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आधी ऑटोमैटिकली होती है और आधी हम थोड़ा बहुत कंट्रोल भी उसपे हम। जैसे कि साँस, हमारी साँसें जो है, उसपे हम रोक सकते हैं ना साँस लेना मैं रोकना चाहता हूँ, तो मैं रोक सकता हूँ थोड़ी देर के लिए ब्रीथिंग। उतना नहीं रोक सकता कि शायद मैं मर जाऊँ, पर मैं कुछ देर के लिए तो रोक सकता हूँ। जब मैं रोकता नहीं तो अपने आप वो चलते रहते। तो वो सेम ही ऑटोमैटिक, ठीक है? तो इसपे हम वो वैसे भी लगभग ऑटोमैटिक ही चलती है। तो ये बिना वजह के आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोई नई चीज़ आपको हुई। ये कोई नई चीज़ मैं नहीं। साँस बता रहा हूँ, उसमें मेरा नियंत्रण आगे भी ले सकता नहीं ले सकता, मेरा नियंत्रण टूट गया, मैं नियंत्रण ऑटोमेटिक ही ज़रूर आप चलता ले है। सकते हो, खुद को सूचनाएँ दो। मेरा पूरी तरह से खुद पे नियंत्रण आ गया है उस चीज़ को लेके, ज़रूर नियंत्रण वापस आ जाए, नहीं वो ठीक है? थोड़ा कह रहा है क्योंकि मेरी बीमारी हो गई, इधर करना पड़ बिल्कुल हम रहा है। नियंत्रण ले सकते। अभी जो आपने सम्मोहन के बारे में सीखा है, अब जी सर। क्योंकि आपको पता हो गया है कि मैं नियंत्रण ले सकता हूँ, वैसा खुद को सूचनाएँ दीजिए मन ही मन में। आपको पता है कैसे सूचना देनी है, कोर्से में सीखा है, हुँ, वैसे जी, सूचना दीजिए, नियंत्रण अपने आप कर पाओगे, ठीक है? ठीक है। ओके, सुनो। यस सूरज जी, फिर से आपको पूछना है हाँ, तो? जी। हाँ, हाँ। नमस्ते सर, जी, नमस्ते। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल। हाँ सर, मेरा एक सवाल था हुँ, कि आपने एक पहले की वीडियो में एक बार बताया था कि सम्मोहन से किसी-किसी को हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। जी, तो मतलब ये हम जज कैसे करेंगे कि इसको हैलुसिनेशन का हो सकता है या किसी को नहीं हो सकता है? बिल्कुल। ये कोर्से में आपको दिया गया है डेप्थ ऑफ हिप्नोसिस, सम्मोहन की गहराई। ये टॉपिक है, वो पढ़िए आप। सम्मोहन हाँ, की 4 अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं और 4 अवस्थाओं में कैसे अनुभव अलग-अलग होते हैं, ओके। ये उनमें बताया गया। तो लगभग अ, 25% लोग जी, गहरी सम्मोहन में जा सकते हैं, उनको हैलुसिनेशन। मेरा बाकी थोड़ा अलग उनको पूरे ओके, डिटेल में हैलुसिनेशन होते हैं, सम्मोहन करता जब से बोलता है, तब से हैलुसिनेशन शुरू होते हैं, जब वो रोकता है तब तक चलते हैं। तो ये डीप ट्रांस वाले लगभग यानी पॉपुलेशन के 25% लोगों को ये अनुभव आता है। ओके। ठीक, मेरा थोड़ा अलग सवाल ये था कि जी, मैं एक मतलब ये जो मेंटल इलनेस के जो पेशेंट्स रहते हैं जी, खास करके बाइपोलर या फिर स्किज़ोफ्रेनिया रिलेटेड जी, उनके ग्रुप से एक पीयर सपोर्ट ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। ओके, तो उसमें मैंने आपके बहुत पहले के एक वीडियो में देखा था कि अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उनके हैलुसिनेशंस बढ़ सकते हैं। जी, मैं उस हिसाब से पूछता हूँ। बिल्कुल। तो नॉर्मली जिनको साइकोटिक प्रॉब्लम्स हैं, हाँ, यानी और या तो जिसे हम कहेंगे कि गंभीर समस्याएँ हैं मानसिक जैसे सिज़ोफ्रेनिया टाइप या हुँ, हुँ। हैलुसिनेशंस हो रहा है, किसी भी तरह हाँ, या हैलुसिनेशन मेनली, वो ओके, अगर सम्मोहन करते तो कभी-कभी हैलुसिनेशन बढ़ते। पर ओके। सम्मोहन से अगर उनको अच्छा रिज़ल्ट भी आ रहा है, हाँ, तो उनको हम बोल सकते हैं कि आप थोड़ा ट्राई करके देखो, अगर ओ हैलुसिनेशन बढ़ने लगे तो रुक जाओ। कुछ अच्छा, लोग कभी-कभी कर पाते हैं कि सम्मोहन फिर भी इस्तेमाल कर लिया और उससे अच्छे रिज़ल्ट मिले। तो उनको ओके, फिर आप बोल दो कि आप सम्मोहन मत करो, केवल प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन करो।
ऐसा ओके, भी कुछ लोगों को सूट हो जाता है कि चलो मैं रिलैक्सेशन कर पाता हूँ, ओके, तो वैसा करके देखा जा सकता है। सम्मोहन ट्राई करके देखें, अगर हैलुसिनेशन बढ़ रहे हैं, तो ओके। रोक देनी चाहिए। मतलब पर्टिकुलरली सम्मोहन से उसको कुछ और बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होगा, जो होगा उसको सम्मोहन में ऑलरेडी देखिए है उसमें हम से। जो एक जिसको ये प्रॉब्लम नहीं है हैलुसिनेशंस की, जिसको कोई सिज़ोफ्रेनिया ऐसा कुछ नहीं है, वो अच्छा, इंसान भी जब सम्मोहित अवस्था में जाता है तो हैलुसिनेट कर सकता है ना? हाँ, तो जिसको ये बराबर। पहले से समस्या है उसको और बढ़ सकता है, उसमें वो और ट्रिगर हो, इसके लिए अच्छा, हमने देखना चाहिए। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ओके, यस, धन्यवाद सर। ओके, ओके। और कोई सवाल है? यस, राकेश जी आपको पूछना है तो सिद्धांत मेश्राम जी, आपको सवाल पूछना है यस कुछ? सर। यस, प्रणाम सर जी। हाँ, जी, नमस्ते। हेलो। हाँ, राकेश जी पूछ रहे हैं, बोलिए। सर जी, अभी तो मैं बहुत बढ़िया बेटर फील कर रहा हूँ सर, काफी बढ़िया लग रहा है सर। रेगुलर मेरा चल रहा है सर, और सर मेरा C1 का कोर्स अधूरा रह गया है सर। थोड़ा सा मैं निवेदन करना चाहूंगा सर कि मैं उस कोर्स को कंप्लीट करूं सर। क्या है, मेरे बीच में डिपार्टमेंटली ट्रेनिंग के कारण मैं उसको कंटिन्यूस ओके, नहीं रख ओके, पाया सर। जरूर, सो C1 सेशन तक ही कंप्लीट हो पाया है मेरा C1 कोर्स जो है। उसके बाद ओके, मैं C2 भी करना चाहता हूँ सर ओके, ओके, जी। बिल्कुल। मुझे उसी के लिए थोड़ा सा, तो या उसमें उसके लिए एक्सेस कुछ आपका एक्स्ट्रा। चला गया क्या अभी? जी सर। सी कोर्स के अभी वीडियो ऑन नहीं हो रहे आपके? नहीं नहीं हो रहा है सर, बहुत प्रयास कर रहा हूँ सर। तो ठीक है, 7 सेशन तक ही हो पाया है सर मेरा। मैं और ऑफिस में उसके बोलता बाद हूँ करने के जी सर जी, उसको लिए। हाँ, थोड़ा आपको बोल करवा दीजिए सर। जी श्योर, जी, बस वही निवेदन। बाकी तो सब, बाकी सब बहुत बढ़िया है सर। काफी ग्रेट, अच्छा फीलिंग्स आ रही है, काफी बढ़िया अमेजिंग जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सारी चीजों को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। सब चीज बढ़िया चल रहा है सर। ग्रेट, जी बिल्कुल, जी जी ओके, ओके, जी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जी। ये सिद्धांत जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सिद्धांत मेश्राम जी? सर मेरे 3 सवाल हैं जी, एक्चुअली। गो, आप प्रायोरिटी बेसिस पे जो पहले बताना चाहे वो बता सकते हैं, और बाकी श्योर, को मौका देने के लिए बाद में ये कर सकते हाँ, हैं। बाकी सर कोई सवाल नहीं पहला, है, आप पूछ सकते हैं, बोलिए। अच्छा सर, आपने बोला था कि एक शख्स थे जिन्होंने अपने पूरे बाल 60-70 के एज में पूरे ब्लैक किए व्हाइट से। जी, तो सर उनका एग्जैक्टली उन्होंने क्या सजेशंस दिए, वो थोड़ा आप मतलब कभी भी उनसे मुलाकात हो बाय चांस तो ग्रुप नहीं सर, पे बेसिक डाले तो। सजेशन दिए उन्होंने सम्मोहन के, कि अच्छा, मेरे बाल दिन-ब-दिन काले हो रहे हैं। अच्छा। और सर जो अब जो बी आपने कोर्स कहा में था भी कि सीखते हैं हम, तो उसमें तो यानी जो सिर है उसके अलग-अलग हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं उसको, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक एंग्जायटी नाम का एक टेक्निक सीखते हैं। तो वो इस्तेमाल किए और खुद को सजेशन दिए केवल कि मेरे बाल दिन-ब-दिन मजबूत काले घने हो रहे अच्छा, अच्छा। हैं। यस। और सर जो आपने जैसे कि कहा कि 25% लोग जो होते हैं यूजुअली हुँ, वो इज़िली इसमें हैलुसिनेट करते हैं या डीपर ट्रांस में जाते हैं। राइट। तो सर क्या ये ऐसे यूजुअली बचपन से ही होते हैं ऐसे लोग, या फिर धीरे-धीरे वक़्त के साथ चेंजेस हो सकते हैं? और ऐसे भी हो सकते हैं कि जो लाइटर ट्रांस में ही जाते हैं लोग, वो वैसे कुछ टाइम के बाद शिफ्ट होते हैं वैसे अवस्था में कि इज़िली हैलुसिनेट हो पाएँ? ऐसा होता है कि कई बार जो गहरी अवस्था में जाने वाले हैं, ओरिजिनली उनमें कैपेसिटी है गहरी, पर शुरू-शुरू में नहीं जा पाए। एकाग्रता होने के लिए वक़्त लगा या वो जो भी कारण हो, तो शुरू में उनको प्रैक्टिस होने के लिए वक़्त लगा और बाद में गहरी सम्मोहन में जाने लगे। ऐसा हो सकता है। अब हमको तो नहीं पता ना कि मेरी कैपेसिटी होगी या नहीं होगी, है ना? तो हमने अच्छे से कोशिश करनी चाहिए। उसी के लिए हम जो करते हैं कि कोर्स ए पूरा होने के बाद 1 महीने तक आप A1 और A2 का इस्तेमाल करो, A1 का मेनली इस्तेमाल करो। वो सबसे लंबी सम्मोहन प्रक्रिया है, उसको दिन में 2 बार यूज़ करो। दिन में 2 बार हम जब सम्मोहन का इस्तेमाल करेंगे लगभग 1 महीने तक, तो अगर किसी की कैपेसिटी है गहरे सम्मोहन में जाने की, तो वो चला जाए। उसी के लिए वो आदत होने के लिए ही हमने सम्मोहन की इतनी प्रैक्टिस करने को सबको बोला है। वो अगर आप 1 महीने तक कर लो, तो तब आप लगभग जिस अवस्था में जाते हो, गहरी सम्मोहन अवस्था में या मध्यम अवस्था में या तरल अवस्था में, तो वो आपको समझ में आ जाएगा और उस हिसाब से फिर आप अपेक्षाएँ रखिए। कुछ महीनों तक और प्रैक्टिस करने पे ज़्यादातर देखा गया है कि एक आधा नंबर आगे बढ़ता है। यानी जो मीडियम ट्रांस में जा रहा था, वो अभी डीप ट्रांस में जाने लगा।
या जो लाइट ट्रांस में जा रहा था वो अभी मीडियम ट्रांस में जाने लगा, या हिप्नोटाइज़ स्टेट में जो था वो अभी लाइट ट्रांस में जाने लगा। ऐसी एक पायदान हम क्रॉस करते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, ये कॉमनली देखते हैं। यानी मैंने क्या कहा, 1 महीना लगभग रेगुलर आप प्रैक्टिस करो 2 बार, तो जिस अवस्था में जाते हो वो समझ लीजिए कि आपकी अभी की कैपेसिटी है। अब समझिए मैं लाइट ट्रांस में अगर जाता हूँ, 1 महीने के बाद भी लाइट ट्रांस में ही जाता हूँ, तो मैंने ये समझ लेना चाहिए चलो मेरी कैपेसिटी ये है। मैं फिर भी जब रेगुलर प्रैक्टिस करते रहता हूँ, तो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हो सकता है कि मैं लाइट ट्रांस का मीडियम ट्रांस तक जाने लगूँ। हो सकता है, वरना नहीं होगा, मैं हमेशा केवल लाइट ट्रांस में जाऊँगा, ये भी संभव, ठीक है? तो ऐसा एक पायदान हम नॉर्मली आगे जाते हैं, पर 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद भी कोई लाइट ट्रांस में ही था और एकदम से फिर कुछ और महीने करने के बाद वो पूरा डीप ट्रांस में जाने लगा, इसकी संभावनाएँ कम होती है, ठीक है? अच्छा। अब और सर आखिरी सवाल था कि एक रिक्वेस्ट थी कि आप कोई जी। ऐसे 3 उदाहरण बताइए ना जो बहुत ही चैलेंजिंग थे लेकिन जो इसके कारण इंडक्शन करने के कारण सॉल्व हुए लोगों के, जो यूजुअली होते नहीं है या जो साइकोसोमैटिक ना हो फिर भी ऐसे? साइकोसोमैटिक नहीं है, तो ऐसे तो हैबिट्स वगैरह के आपको कई एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे लोगों के। जैसे सिगरेट छोड़ना है किसी को, तो सम्मोहन से 100% सिगरेट छूटती है, अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करो। उल्टा जो आप बोल रहे हो कि साइकोसोमैटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स ही ऐसी चीज़ है जो ट्रिकी होती है। यानी अपनी व्यक्तित्व विकास के जो बाकी बातें हैं, उनमें तो रिज़ल्ट 100% मिलता ही, उसकी तो कोई उदाहरणों की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा वो बाल वाला एग्ज़ाम्पल था, ऐसा ऐसे वाले एग्ज़ाम्पल जो है कि जो हेल्थ से रिलेटेड है, उल्टा वो देखने में क्लियरली हमको समझ में। तो जैसे हम देखते हैं कि एक यानी डॉक्टर थे, वो खुद डॉक्टर थे और बहुत अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर, यानी वो है अभी भी, संपर्क में भी। उनका नाम मैं बिना वजह भी प्राइवेसी के कारण नहीं ले रहा हूँ, पर आपको चाहिए तो मैं बता दूँगा। वैसी समस्या किसी को होगी, वो हमको बताए, हम उनसे उनको बता दें। तो उनको सोरायसिस की प्रॉब्लम, सोरायसिस में ऐसा होता है कि शरीर में स्किन पे अलग-अलग जगह पे फोड़े आ जाते हैं, हाथों में फोड़े बहुत आ जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं। वो फोड़े इतने होते हैं कि वो स्किन फट जाती है, उससे खून आने लगता है और कितना भी मलहम पट्टी करो, कुछ भी करो, वो ठीक नहीं होता है। वो और से और ज़ख्म होते रहते हैं और पूरे शरीर में अलग-अलग जगह पे। तो वो बहुत सीवियर उनको प्रॉब्लम था, खुद बहुत अच्छे जनरल प्रैक्टिशनर वो हैं। यानी उन्होंने एमडी मेडिसिन किया है एमबीबीएस के बाद, पर वो नहीं हो रहा था और जब ये कोर्स उन्होंने किया, बाद में उन्होंने उसका इस्तेमाल शुरू किया। एकदम कुछ महीनों में उनका वो प्रॉब्लम जो कितनी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था, पूरी तरह से ठीक हुआ। फिर अभी बीच में ऐसा हुआ कि उनको चक्कर आने लगे, यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हुए। तो उसको लेकर उन्होंने दवाइयाँ चल रही थी, फिर भी बहुत दिनों से मानव सर से मिले नहीं थे, पर कई सालों बाद मिलना हुआ और फिर मानव सर से उन्होंने पूछा कि क्या मैं इसके लिए सजेशन का इस्तेमाल करके देखूँ क्या? तो मानव सर ने कहा, "आप तो बहुत अच्छे हिप्नोटिज़्म के सब्जेक्ट हो, आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है, तो वो बाकी ट्रीटमेंट के साथ में आप ये करके देखो।" जो रिज़ल्ट उनको कई दिनों तक नहीं आ रहा था, चल नहीं पा रहे थे, चलते वक़्त उनको अ, लाठी का इस्तेमाल करना पड़ता था। अभी ऐसा हुआ कि 2-3 महीनों में वो बहुत रिकवर हुए, बिना छड़ी के भी वो चल पाते हैं। तो इतना फ़र्क इसके कारण पड़ता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, मानव सर के खुद के उदाहरण हैं। मुझे ऐसे कई रिज़ल्ट्स जैसे डाइजेशन को लेकर वगैरह मिले हैं हमेशा। तो ऐसे आपको कई ये चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? अच्छा और और सर एक आप ये खुद के लिए करके देखें ना सारे। कोई भी हुँ, ये समस्या होती है उसमें आप खुद अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, आपको ही समझ में आएगा। हाँ, मेरा एक्चुअली सर जी, 15-20 साल पुराना अस्थमा ठीक हुआ इसके कारण अस्थमा के लिए कंप्लीट। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मानव सर को खुद सीवियर अस्थमा था। अच्छा, रेगुलर वो ये स्प्रे वगैरह लेना पड़ता था। इन्हेलर हाँ, अभी की ब तो 20-25 साल हो गए उन्होंने, नहीं ज़्यादा ही, सॉरी, 85 86 से उन्होंने, तब जो इन्हेलर होते होंगे, 86 से उन्होंने इन्हेलर वगैरह इस्तेमाल किया, अच्छा। ठीक है?
और सर लास्ट पूछना चाहूँगा कि सर मुझे उन डॉक्टर का नाम नहीं याद, लेकिन जो सनातन संस्था के अध्यक्ष या फाउंडर जेबी थे। आठवले। हाँ, जेबी आठवले सर, तो उनके बारे में पूछना था कि सर जैसे कि श्याम मानव जी कहते थे कि पहले वो इनिशियल डेज में उनको बहुत सपोर्ट करते थे, उनका रहना अरेंज करते थे कभी भी, इसलिए वो व्यक्तिगत कभी टिप्पणी नहीं करते श्याम मानव सर उन पे। लेकिन दूसरी तरफ उनके कारण इतने मतलब मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट लिंक वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें जो हिंसक है। तो ऐसा क्यों होता है कि एक पर्सन कंप्लीटली ऐसे ह्यूमन फ्रेंडली भी हो सकता है, जैसे कि मानव सर वो हेल्प करते थे हमेशा, और दूसरी तरफ दूसरी साइड ऐसी भी है कि एकदम ही बहुत लोगों की उनके कारण जान चली जाए। तो ऐसा कैसे हो सकता है पर्सनालिटी ट्रेट में? और यूजुअली ऐसे तरह के लोग दिखे हमें तो उनको हम यूजुअली चेंज करना तो मुश्किल है, लेकिन क्या ट्राई कर सकते हैं उनके लिए? नहीं, माधव सर उनको पर्सनली क्रिटिसाइज़ बिल्कुल करते हैं। उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेनी थी वो मानव सर ने ज़रूर ली। तो नहीं करते ऐसा नहीं है। मानव सर बोलते हैं कि पहले उनके रिलेशन अच्छे थे। जब उनको पता चला कि ये सब वो कर रहे हैं, तब से मानव सर ने उनसे पर्सनल रिलेशन नहीं रखे उसके बाद, और फिर उनको क्रिटिसाइज़ भी किया। तो सनातन संस्था का ये जो सारी बातों में हाथ था, बॉम्ब स्क्वाड हो या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो, वो तो पहले मानव सर ने ही सरकार के सामने नज़र में लाया था। जो हेमंत करकरे जी हैं जिनकी मौत हुई उनको पता है 26/11 के हमलों में। उनको मानव सर ने कई बार मिलके ये सारी चीज़ें बताई थी, उनको सबूत भी मिले थे उन सारी चीज़ों के। तो ऐसा है। दूसरा अभी कोई भी आपको काम करना है, टेररिस्ट भी बनना है, तो आपको साथ में लोगों को तो लेना पड़ता है। तो साथ में लोगों को लेने के लिए उनसे अच्छा बर्ताव करना पड़ता है। वो जेबी आठवले जी जो है वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हैं। जो बहुत घातक आइडियोलॉजी है, वायलेंस वाली है, हिंसा करने वाली है। एक तरह से टेररिस्ट सोच वाली ही। टेररिज्म यानी क्या? कि निर्दोष लोगों को मारो, जिससे लोगों में डर फैले, है ना? एक क्रांतिकारी होता है वो भी हिंसा कर सकता है और वो निर्दोष लोगों को नहीं मारता। वो मारेगा तो कोई जो अन्याय करने वाला है उसको मार सकता है। और टेररिस्ट यानी कौन? जो निर्दोष लोगों को भी मारना चाहता है। तो ये जो है ऐसे कि जो अच्छे लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, वो बॉम्ब स्फोट कराते हैं। फिर उन्होंने टारगेटेड मर्डर्स भी कराए हैं, जैसे दाभोलकर जी हो, गौरी लंकेश हो, वगैरह-वगैरह कई जो हमको पता है सारी ये चीज़। तो ये जो ऐसी ही टेररिस्टिक ऑर्गेनाइज़ेशन सोच वाले वो इंसान हैं और उसके लिए वो सम्मोहन का इस्तेमाल करते हैं। वो बोल के अगर मैं बोलूँ कि मैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन चला रहा हूँ, थोड़ी चलेगा। तो मुझे किसी और नाम से करना पड़ेगा। तो मैं किसी धर्म का नाम लूँगा, किसी धर्म का सहारा लूँगा। उसका इस्तेमाल करके ही करूँगा, तब तो मुझे लोग रिस्पॉन्ड करेंगे और उसके लिए फिर मैं लोगों से अच्छा बर्ताव भी करूँगा। तो ये बात तो कोई भी आपको टेररिस्ट भी काम करना है, तो अगल-बगल के लोगों से तो अच्छा बर्ताव करना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है। वही वो करते हैं। एंड में आइडियोलॉजी खराब, ठीक है? जी। यस। हाँ, हाथ ऊपर किए अरुण इंगोले जी आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ पूछना है तो? यस। सर मेरा ये सवाल है कि सजेशन जैसे हम दे रहे हैं, जैसे नॉर्मल ट्रांस से हम अगर सजेशन दें कि हमें डीप ट्रांस पे जाना है और मैं जा रहा हूँ, तो इसका इफेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता? वो तो देना ही है सजेशन। इफेक्ट तभी होता है डीप ट्रांस का अगर वो कैपेसिटी हमारी है। वो तब तक समझ में आ जाएगी कि अगर आप 1 महीना रेगुलर प्रैक्टिस करो सम्मोहन की 2 बार, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कैपेसिटी आप में है कि नहीं। उसके लिए सजेशन तो हम सभी को देते ही है ना, डीप डीप स्लीप ये सजेशन क्या है? डीपेस्ट ट्रांस में जाने के लिए ही है। ठीक है? हमारी कोशिश है हम सजेशन देते ही है जितना संभव हो सके डीप ट्रांस में जाने। यस सर, थैंक यू। विमल गांगरडे जी आपको कुछ सवाल सॉरी गंगराडी। विमल जी जी आपको सर, कुछ पूछना है? मेरा एक क्वेश्चन ये था, ये जैसे मैं अभी सम्मोहन बी कोर्स मैंने किया है, तो करेक्ट, डेली प्रैक्टिस करता हूँ V1 की। ओके, इसमें सर मुझे थोड़ा अस्थमा का दिक्कत है, ओके, तो इसके लिए कुछ यदि रिकॉर्डिंग यदि अवेलेबल हो जाती, मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। यदि रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती तो मेरे को उसमें थोड़ा-सा वो हो जाता। पर आप
उस पे डिपेंड मत रहिए। आप पहले लिखिए तो, आप एक स्क्रिप्ट लिखिए, वो मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे। हम कॉल पे बात करते हैं लगे तो, और वो अगर स्क्रिप्ट सही है तो वो करके देखिए। जी। ऐसा रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं है, अगर आपको नहीं जम ही रहा है, और न जमने जैसी कोई बात नहीं है उसमें कि हो ही नहीं पाएगा आपसे, आप करके देखिए। अगर आपको लगता है नहीं फिर भी रिकॉर्डिंग से मदद होगी तो हम रिकॉर्ड करवा के देंगे। जी, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। यस, सुमित जी आप और कुछ पूछना चाहते हैं? सुमित चौहान। अच्छा सर, एक और सवाल है। जी, एक्चुअली मैं रेलवे में जॉब करता हूँ जी। और मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड है, 12th भी बायोलॉजी नहीं है, पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री से। क्या मैं कोर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आवाज़ अगर आप नहीं आ रही, मतलब समझ में नहीं आ रहा सुमित जी आप क्या बोल रहे हैं। अभी आ रही है सर? हाँ, बोलिए। हाँ, तो सर मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और मेडिकल बैकग्राउंड, मैं सी कोर्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब वीकली एक कैंप लगा के समाज सेवा कर सकूँ थोड़ा बड़े स्तर पर, 1-2 दिन। तो ऐसे में कर सकता हूँ या लीगली सही नहीं है सर ये? कर सकते हैं आप, पर पूरी प्रिकॉशन के साथ कर रहे। सी कोर्स आप कर रहे तो आप सारे प्रिकॉशन सीख जाओगे कि लोगों का हाँ मज़ाक जी। ना उड़े, हुँ, हुँ, हुँ। प्राइवेसी में आप ठीक से करें और उनको ठीक से समझा के करें। हाँ, नहीं मेरे मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, मैं सर्विस करता हूँ तो भी मतलब है कोई इशू नहीं वो आएगा, कोई आ सकता समस्या है वो कोई लीगली। अगर लीगली मान कोई लीजिए समस्या नहीं। अगर किसी परसेंट पे अगर कोई गड़बड़ हो जाती है 1% तो सकता है सर कुछ? हम में तो कोई उस वैसी कोई ताकत ही नहीं है कि हम आपकी वैसे मदद कर पाएँ, पर मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ऐसा लीगली कोई समस्या नहीं है भारत में। कि हाँ आप जी। सम्मोहन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके खिलाफ कोई कानून है कि जिसके कारण अंतर्गत कार्रवाई। पर पुलिस बिना कानून के भी कार्रवाई करती है, उसको क्या हम बोले? पुलिस के लिए तो ज़रूर जनता को भी पता नहीं होता है कि अरे भाई कानून ही नहीं है तो ये पुलिस कैसे हमें कुछ बोल रही है? लोग प्रेशर में आ जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे भी सारी सब व्यवस्था ऐसी है कि पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस की मनमानी है, आगे क्या होगा ये हमारे साथ। तो ठीक है, पर आप बिल्कुल हमारा नाम बता सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ तो। हम उनको समझाएँगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। जब एक संस्था आप बात करेंगे, तो हो सकता है वो आपको परेशान ना करे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है? जी। सर एक्सक्यूज़ मी, मेरा एक सवाल था। हाँ, ये बोलिए। सजेशन जो आपने बोले दिन में देने के लिए A1 या P1 वाले बोले सर, जो आपने रिकॉर्डिंग्स अपने ग्रुप में डाले थे, तो मैं वो चाहता हूँ कि एक बार उससे स्टार्ट करूँ। कोर्स पूरा होने के बाद A1 जो है, उसको 2 बार आप तो बहुत पहले से कोर्स किया हुआ है, आपको आदत है सम्मोहन करने की। नहीं, आप नहीं। क्लियरली A3 जो है, नहीं सर। उसमें वो गैप वाला है, उसका इस्तेमाल करें। नहीं सर, नहीं, अभी बहुत छूट गया है वो बहुत, एक नहीं, तो नहीं, पर आपने सम्मोहन कभी किया है ना जीवन में, हाँ, हाँ, किया है। इसलिए मैं तो A1 जो इस नए होते हैं उन्होंने A1 का रोज 2 बार प्रैक्टिस करनी है 1 महीना तो भी। हाँ। अगर आप पहले से कोई सम्मोहन कर रहे हैं, विपश्यना कर रहे हैं, कोई भी सम्मोहन का प्रक्रिया विपश्यना इस्तेमाल तो किए, कर रहे हैं, हाँ। तो आप डायरेक्ट A3 का इस्तेमाल रेगुलर शुरू करके खुद को अच्छा। सजेशन दे सकते हैं। तो दिन में कितनी बार करना है सर, 2 या 3 बार? मिनिमम 2 बार तो भी करें। और 2 उससे बार ज़्यादा काफ़ी है। हुआ उससे ज़्यादा हुआ तो वेल एंड गुड। ज़्यादा हुआ तो पर इतना समय क्यों देना है ना हमको? अगर ज़रूरत महसूस हो रही है तो कीजिए, वरना 2 बार काफ़ी। अच्छा सर, ये प्रोग्रेसिव रिलेशन P1 और P2 का जो आपने ऑडियो भेजे थे ये, है ना? हुँ। P1, P2 तो ये जी। इसका क्या प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का और इंडक्शन, अच्छा सॉरी। हाँ, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन तब हम करते हैं जब केवल हमको शारीरिक थकावट लग रही है। ओके। और ऐसा लग रहा है कि यार सम्मोहन नहीं करना अभी मुझे, बस थोड़ा शारीरिक फ्रेश लग जाए तो हो जाए। हाँ, हाँ। ऐसे में समय बचाने के लिए मैं P1 कर सकता हूँ। अच्छा, P2? P2 ऐसा है कि कभी-कभी हमको सम्मोहन करने की आज इच्छा नहीं हो रही, पर मेरा कोई टारगेट चल रहा है, जिसके लिए मैं सूचनाएँ दे रहा हूँ। तो फिर मैं P2 का इस्तेमाल करके केवल प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में खुद को सूचनाएँ भी दे सकता हूँ। अच्छा। जैसे टारगेट है कि समझो मुझे कोई डर लगता है, कुत्तों का डर लगता है, उसका मैं रोज़ सजेशन दे रहा हूँ। पर अभी शाम में मुझे इच्छा नहीं हो रही है सम्मोहन करने की या जो भी है, तो मैं कभी-कभी प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में भी वहाँ पे गैप है वो 2 मिनट का, उसमें वो सूचनाएँ दे सकता हूँ खुद को। तो मेरा वो टारगेट वाला प्रैक्टिस ब्रेक नहीं होता, वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है? सर, और ये जो अभी अपन ने से 1 टू लेके 12 डेज़ के जो वीडियो सर के भेजे हैं आपने, है ना? जी, आपने जी। जो पे करने हाँ। का, तो उसको बार-बार देखते रहना चाहिए क्या कि उससे कोई इम्पैक्ट होगा या उससे कोई और ज़्यादा अंदर की चीज़ समझ में? उसमें जो भी पार्ट आपको मोटिवेटिंग लगते हैं, वैसे नॉर्मली एक्सेस हम 1 महीने का ही देते हैं, पर वो कभी
हम वो उसको चेंज नहीं करते पासवर्ड्स को रेगुलर। हाँ, नहीं चल रहा है सर, अभी भी चल चलता रहा है, कोई इश्यू है नहीं। ना? हाँ। और वो कभी चला गया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपके नोट्स जो है वो परमानेंट आपके साथ में, वो पढ़ते-पढ़ते आपको सारा याद आ जाएगा। पर हाँ, कुछ मोटिवेटिंग पार्ट होता है तो वो फिर से आपको सुनने को, या कोई पार्ट समझ में नहीं आया उसे फिर से देखना है तो ज़रूर देख ठीक, ठीक है ना सर, ठीक यस, है। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, विकास जी आप कुछ बोल रहे हैं? यस सर, हेलो, थैंक गुड यू इवनिंग। थैंक यू गुड इवनिंग यस, सर। सर मुझे सवाल ये था कि जो कर्मा है हुँ, वो हुँ, पास्ट लाइफ का कर्मा की वजह से हुँ, ये जो हमारी डेस्टिनी या ये जो फ्यूचर का नसीब हुँ, है, हुँ, ये का इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब उसमें कितना परसेंट फैक्ट है, मतलब ये नसीब या ये डेस्टिनी में? हुँ, हुँ। ठीक, थैंक यू। साइंटिफिकली हम बात करें और आज के ज़माने में हम ज़्यादातर साइंटिफिकली बात करनी चाहिए, तो ये कोई साबित नहीं हुआ कि पुनर्जन्म हो सकता है। होता है ये भी साबित नहीं हुआ, यानी कोई केस साबित नहीं हो पाई, ये पुनर्जन्म की सच्ची केस। तो जो भी ये दिखाते हैं ना कि सारा साइंटिस्ट ने चेक कर लिया और वो उसे साबित नहीं कर पाए कि ये गलत है, ये बात झूठी है, सीधी-सीधी क्लियरली झूठी। पुनर्जन्म इतना बड़ा इन्वेंशन हो जाएगा, इतनी बड़ी डिस्कवरी होगी कि अगर उसमें कुछ भी सच दिखाई देता, ऐसा किसी भी केस में कोई भी चांस दिखाई देता, 1% का चांस दिखाई देता, और जब दिखाई देता भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट लोग उस पे ध्यान देते हैं, उसे जाँचते हैं, तो और आज तक कोई भी केस सही पाई नहीं गई है। हर केस गलत थी, या तो वो बच्चे को मैनिया है, वो इंसान को कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो वो मैनिया में ऐसी बातें कर रहा है, जो सच नहीं निकलती, या फिर वो फ्रॉड है, कोई जगह हथियाने के लिए, कोई प्रॉपर्टी हथियाने के लिए बिना वजह का फ्रॉड किया जा रहा है, या केवल ऐसी चीज़ें फैलाने के लिए कुछ लोग करते हैं। इस तरह से ये चीज़ें समझ में आती है, कोई भी पुनर्जन्म का केस सच नहीं पाया गया है, ये पहली बात। दूसरा, साइंटिफिकली स्पीकिंग पुनर्जन्म हो नहीं सकता, क्योंकि पुनर्जन्म होने के लिए आत्मा ज़रूरी है, और आत्मा का कोई भी सबूत इंसान को नहीं मिला। हम जो भी करते हैं, हमारा जीवन क्यों है, कैसा है, हमको अच्छे से पता है। हमारा शरीर हमने अच्छे से जाँच लिया है, हमारा ब्रेन हमने अच्छे से जाँच लिया है। तो ये जो ब्रेन का प्रोग्रामिंग है, तो ये जो आत्मा का हमको एक अनुभव आता है कि आत्मा जैसा कुछ है मुझ में। ये जो हमारा ब्रेन जो चल रहा है, ये जो प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन का है, या इसका जो कार्य चल रहे ब्रेन के फंक्शनिंग है, उसी की अनुभूति हमको जो आती है, वो उसको हम आत्मा समझ रहे हैं। पर ये केवल हमारे ब्रेन का जो काम चल रहा है पूरी देर, उसके कारण चल रहा है। हमको पता है ब्रेन अगर कल डिस्ट्रॉय हो गया, किसी कारण से जख्म हो गया, किसी कारण से खून वहाँ तक जाना बंद हो गया, जिसके कारण हम मर जाएँगे। वैसा होने के बाद वो चलना बंद हो जाता है, तो ये अनुभूति आनी भी बंद हो जाती है। यानी वो आत्मा नहीं है। आत्मा जो हम समझते थे कि शरीर में वो आने से हम ज़िंदा हो जाते हैं और बाहर निकल जाने से हम मर जाते हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं। ये जो ब्रेन का हमारे काम चल रहा है, इसी की एक अनुभूति जो हमको आ रही है, उसको हमने पहले ज़माने में जब ब्रेन कैसे काम करता है, क्या करता है, समझता नहीं था, तब उसको नाम दे दिया था आत्मा। आज हमको पता है जो भी है ये ब्रेन के कारण है, ये एक फिज़िकल चीज़ है ना? ऑपरेशन करके उसको बाहर निकाला जा सकता है, हाथ में पकड़ा जा सकता है, और वो खराब हो गया, तो हमारी मौत हो जाती है। तो इसके लिए पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। तो ये साइंटिफिकली स्पीकिंग ये दूसरा है कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है साइंटिफिकली। तो पहली तो बात कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण ये जन्म में कुछ बदलाव आएँगे, ये बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि पिछला जन्म ही नहीं होता। वो पूरा फिलॉसफी या पूरा मुद्दा वहीं पे खत्म हो गया। अब दूसरी बात, इस जन्म के कर्मों का कुछ फल मिलता है क्या? तो वो तो हमको दिखता है कि जो बुरे-बुरे काम करते हैं, वो बहुत अच्छे से मज़े से ज़िंदगी जीते हैं, और जो एकदम अच्छे हैं, इनोसेंट इंसान हैं, उनके साथ कुछ बुरे हादसे होते रहते हैं, उनको खराब-खराब बीमारियाँ भी होती रहती है। तो कर्मा और उसका कोई ऐसा परिणाम, यानी ऐसा नसीब बदलेगा वाला परिणाम, ऐसा कुछ नहीं होता। कर्मा के परिणाम क्या होते हैं? हमारे हर कर्म के परिणाम हमारे समाज पे होते हैं, और समाज में जो भी बदलाव होता है या दूसरे लोगों पे होते हैं, और फिर वो जो भी उस उनके जो उस पे कर्म निकलते हैं, उसके परिणाम हम पे होते हैं। तो ये केवल कर्मों का परिणाम है। कर्मों के कारण नसीब अच्छे हो जाएँगे,
या नसीब वगैरह ऐसी कोई चीज़, ये कोई बातें सच नहीं है। नसीब जब हम बोलते हैं, कोइंसिडेंस होंगे जीवन में हमारे, जिसे हम कहेंगे ना कि योगायोग जिसे हम बोलते हैं, कोइंसिडेंस बोलते हैं। आकस्मिक कोई चीज़ें हो जाना, अपने आप होना, ये हो जाएगा हमारे। उसको लक बोलना या उसको नसीब बोलना इसमें कोई मतलब नहीं है। यानी जो चीज़ एक्सीडेंट के तौर पे हो रही है, मैंने टॉस किया, हेड आया कि टेल आया। मैंने जो भी बोला हो, हेड बोल के सही निकला हो, टेल बोल के गलत निकला हो। इसका कोई ट्रेनिंग देना पॉसिबल है क्या? किसी को सिखा सकते हो कि तू अच्छे से गेस करके बता, हेड आएगा कि टेल आएगा? ये जैसे संभव नहीं, वैसे ही नसीब वगैरह ऐसी कुछ बातें होती नहीं है। ऐसा अपने आप कुछ चीज़ें होने वाली है अपने जीवन में, योगायोग से जो हमारे हाथ में नहीं है ऐसी चीज़ों से, उसको हम कोइंसिडेंस बोले, उसको नसीब बोलना, उसको लक बोलना ये सही नहीं है। ये बिना वजह का हम खुद घुस रहे हैं उसमें। मेरा नसीब अच्छा और मेरा नसीब बुरा, ऐसा कुछ नहीं। एक्सीडेंट किसी के भी साथ हो सकते हैं, अच्छे एक्सीडेंट भी होते हैं और बुरे एक्सीडेंट भी होते हैं, ठीक है? नहीं सर, तो एक्चुअली फिर यू नो पॉजिटिव, ओके, सर थैंक यू। ओके, ठीक। सारे लोग अपना कैमरा ऑफ कर ले अगर सवाल नहीं पूछने हैं कोई तो। लगभग सारे सवाल हमारे हो चुके हैं दोस्तों। यस। सर एक सवाल। हाँ, बोलिए सिद्धांत जी, सर बोलिए। सर जब सम्मोहन करने से पहले जब मैं पहले रेकी करता था, तो मुझे ओके, पता नहीं था कि वो सूडो साइंस है। जी, जो फर्स्ट डिग्री में सेल्फ हीलिंग होती थी, जिसमें हम जैसे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में पैर से लेके सर तक रिलैक्स कर देते, ओके। वैसे उसमें हाथ रखते थे उस पैर पे, एक-एक पार्ट ऊपर हुँ, ऊपर। हुँ, तो उस हीलिंग करते टाइम सर मुझे हमेशा ऐसे एक वार्मनेस फील होती थी, ऐसे हुँ, हॉटनेस, थोड़ी गर्मी, पंखे की वगैरह ज़रूरत पड़ती थी जब भी वो करता था, लेकिन फ्रेश लगता था। हुँ, तो फिर जब मैंने इससे ट्रांज़िशन किया सेल्फ हिप्नोसिस में, हुँ, तो उसमें भी वैसा फील होता था स्टार्टिंग में। हुँ, हुँ, वार्मनेस जब भी मैं ये करता था प्रोग्रेसिव हुँ, हुँ, रिलैक्सेशन या हुँ, हुँ, इस इंडक्शन से। सर लेकिन वो धीरे-धीरे अभी वो हो ही नहीं रहा वो एक्सपीरियंस। हुँ, तो हुँ। यूजुअली ऐसा होता है क्या साइंटिफिकली कि शरीर वार्म होता है अगर अच्छे ट्रांस में वगैरह हो तो हम? वैसे डीपर ट्रांस में तो कभी गया ही नहीं मैं, बट हुँ। फिर भी ऐसा होता है क्या? और अगर होता है तो मैं वापस उसको कैसे कर सकता हूँ? अभी 2-3 साल से वैसा हो ही नहीं रहा वापस से, वो ठीक है, वार्मनेस फील नहीं हो रही। ठीक है। रेकी में भी जो बॉम्ब लग रहा था आपको वो फिज़िकली उनका या तो कोई इंसान के टेम्परेचर अलग-अलग होता है। दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारे तलवे होते हैं, वो ज़्यादा गर्म होते हैं बाकी स्किन के, है ना? जाँघें गरम, हमको पता है, सॉरी, यहाँ पे गरम होता है, आर्मपिट्स में गरम होता है, मुँह के अंदर गरम होता है, जहाँ से हम टेम्परेचर लेते हैं। जो इंटरनल हमारे बॉडी का टेम्परेचर है समझ में आता है। पर बाकी बॉडी जहाँ पे बहुत पसीना आता है, वहाँ का हम देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर कम मेंटेन करती है बॉडी। तो हमारे बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, पर तलवे थोड़े गर्म होते हैं सबके। तो वो फीलिंग प्लस सजेशन, इसके कारण आपको ये सजेशन, आपको ये सॉरी अनुभव आ रहा था कि हाथ जहाँ-जहाँ है वहाँ वार्म महसूस हो रहा है। पर अगर आप बोल रहे हो कि सर हाथ रखा वहाँ वहाँ पे पे ही आपको नहीं। अंदर वार्म महसूस हो रहा है, नहीं, नहीं, या? अंदर नहीं सर, और हाथ रख रहे वहाँ पे भी नहीं, जस्ट हुँ, हाथ रखना प्रोसेस थी कि जैसे प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन में पैर से लेके सर तक वर्बली बोलते हैं ना, ओके। उसमें हाथ रखते थे। हुँ, लेकिन पूरे शरीर में ही वैसे वार्मनेस फील होती थी, हुँ। टेम्परेचर थोड़ा बढ़े जैसा, हाँ, तो और वो उसके लिए ऐसा उस कोई इंसान का जो सजेशन नहीं थे हाथ सर। है, वो थोड़ा वार्म है, इसलिए भी वैसा लगता है। हाँ, लेकिन जब मैं फिर सेल्फ हिप्नोसिस करने लग गया इंडक्शन प्रैक्टिस, तो उसमें भी स्टार्टिंग में मुझे वो सेम वैसा फील अवस्था होता था, फील होता था विदाउट ऐसे कोई सजेशन दिए। आप उसके लिए सजेशन लेकिन दीजिए ना, हो जाएगा वैसा। अच्छा, अच्छा, वो नेचुरली नहीं आ सकती क्या? जैसे उस टाइम आती थी नेचुरली? वो आदत बदल गई आपकी, आप कुछ दिन सजेशन दीजिए, बाद में नेचुरली होने लगे। अच्छा। सर एक बहुत छोटी सी बात है सर। जी, सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैं खुद से वॉइस रिकॉर्डिंग करूंगा जी। अपनी, हुँ, तो सर वो ठीक रहेगी ना? मतलब वो ध्यान नहीं रहा था मेरा आपसे पूछना। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब वो बिना रिकॉर्डिंग के करूं और रिकॉर्डिंग से करूं तो दोनों में सेम ही रहेगा ना? अपना काम सेम करेगा ना? बिल्कुल, बिल्कुल।
बस अपने आप को विजुअलाइज करना है, अच्छे से महसूस करना है जी। वो सब। सुनना है, मन में रिपीट करना है, वैसा विजुअलाइज़ करना है, वैसा हो रहा है ऐसा फ़ील भी करना ओके, थैंक यू सर, ये पूछना है। ओके। मैं आपको स्क्रिप्ट भेज देता हूँ। श्योर, श्योर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, विकास जी बोलिए। हाँ एक सर, मैं आखिरी वो सवाल फिर मुझे हम याद रुकते हैं। जी, बोलिए। मुझे अभी याद आ गया, मैं पूछने वाला था कि सर मुझे हमेशा ऐसे लगते रहता है कि अरे ये तो होने ही वाला था मेरे साथ, ये तो दिस इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू हैपन, हे तर घडणारच होतं. आणि I keep thinking, that I could have, was there anything I could have done differently so that this wouldn't have happened? I mean, is there a way I could avoid my destiny by uh, doing something differently? And so could you help me? How could I get out of this thinking? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसा कोई डेस्टिनी वाली बात नहीं होती कि जहाँ हमारी वो पहले से तय है, ठीक है? तो डेस्टिनी वाला विषय तो भूल ही जाओ। पर जिस तरह से आप जी रहे हो, वैसे ही जीते रहे, तो आपकी ज़िंदगी कहीं न कहीं पहुँचेगी, लॉजिकली थिंकिंग। उसमें बदलाव करोगे, जैसे पर्सनैलिटी में कुछ नेगेटिव्स हैं आपके हैं, वीकनेसेस हैं, उन्हें निकाल दोगे, तो आपकी जो ज़िंदगी जहाँ जाने वाली थी, उससे अलग कहीं जाएगी। कई नई चीज़ें, पॉज़िटिव चीज़ें अगर खुद में लाओ, पर्सनैलिटी वैसे बनाओ, तो आपकी ज़िंदगी जहाँ जान रही थी, वो रास्ता बदल जाएगा, वो कहीं और अच्छी जगह जाएगी, ये संभावना बढ़ जाएगी, है कि नहीं? तो इस हिसाब से आप जो डेस्टिनी अगर बोलना है, वो शब्द ही गलत है, इसलिए उसका इस्तेमाल मत करो। पर आपका भविष्य आप बदल सकते हो इस हिसाब से, कि खुद का व्यक्तित्व अच्छा बनाओ, उसमें जो भी वीकनेसेस हैं, उसमें जो भी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, उनको निकाल दो। नकारात्मक चीज़ें व्यक्तित्व से निकाल दो, सकारात्मक चीज़ें और मजबूत बनाओ, उनमें नई-नई सकारात्मक चीज़ें व्यक्तित्व में जोड़ो। उससे आप देखोगे कि आपके जीवन में सफलता बढ़ जाएगी, आपका जीवन और अच्छे से, खुशी से आप जी पाओगे, आपको मज़ा आएगा। तो ये सब बदल जाएगा। तो ये तो होने वाला है, तो अपना भविष्य आप ऐसे बदल सकते हो, है कि नहीं? और ये जो फीलिंग आता है हमको कि ये मुझे पहले ही पता था या लग गया था हमेशा ऐसा ही होगा। तो फिर आदत डालिए कुछ दिनों के लिए कि जो लगता है कि आगे जाके ऐसा होगा, वो लिख लो और फिर चेक करो। हमारी क्या होता है, बैक मेमोरी हमारी बहुत गलत होती है। हमको जो आगे दिख रहा है या जो हुआ, वैसा ही लगा नहीं होता। या कभी-कभी दोनों लगता है, अभी हेड्स आएगा लगता है और टेल्स आएगा, दोनों लगता है। तो कुछ ना कुछ तो सही निकलेगा ना। कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है, आपको लग रहा है इसको लड़का होगा और 50% औरों के बारे में सच ही निकलने वाला है वो, क्योंकि 50% को लड़का होने वाला है कि नहीं? आपको लग रहा है किसी औरत को लड़की होगी, 50% औरत के बारे में वो सच निकलने वाला है। Yes, sir. ये लॉजिकली कुछ अलग लग रहा है क्या मुझे? ये सच में ऐसा मुझे पहले ही लगा था। और ये जो थॉट है, ये तो मुझे पहले ही लगा था हुआ होगा। ये देखिए कि अ, किसी काम का नहीं है ना ये विचार। Yes, sir. इज़ इट अ यूज़फुल थॉट? नहीं। No, yes, no, इज़ sir. इट अ हार्मफुल थॉट? येस। तो यूज़लेस और Yes, हार्मफुल थॉट यानी नेगेटिव थॉट, उसको हमको ठीक करना है। अपने जो थिंकिंग है, उसपे हमको उसको एक डिसिप्लिन लाना है ना? उसको एक सही ढंग से करने का एक डिसिप्लिन हमको खुद को लगाना है कि मैं पॉज़िटिव सोचूँगा, लॉजिकल सोचूँगा और वैसी आदत डालिए, कुछ दिन खुद पे मेहनत कीजिए, कुछ दिनों में अपने आप सारे विचार जो मन में आते हैं, वो लॉजिकल और पॉज़िटिव होते हैं। तब तक हमको खुद को बदलना yes, sir. Thank ठीक you, है? sir. या ओके दोस्तों, अभी 9 बज गए, तो बिल्कुल रुकते हैं, पर हम 100% कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते ये सवाल-जवाब सेशन हो। इसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है, ये मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा और उसका लिंक आपके ग्रुप में शेयर होगा। आपने सवाल-जवाब सेशन अगर पूरे कंप्लीट किया, तो आपको कैसा लगा, उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर अपने ग्रुप पे भी डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन में जुड़े और सबको एक अच्छा सपोर्ट उसके कारण मिल सके। तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। रुकते हैं, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। Good night, sir. Thank you.